नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सी ज़ूम पर और आशा करते हैं कि संक्रमण के इस दौर पे आप सभी अपना खास ख्याल रख रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि सुनामी के संक्रमण की दूसरी वेव के भयावह दौर के बाद हम सभी और ज़्यादा सजग और सचेत हैं और ये हमारा प्रयास रहता है कि इस चैनल के ज़रिए हम नामी-गिरामी हस्तियाँ आप तक लाएँ, इस नेगेटिविटी के माहौल में कुछ पॉजिटिव बातें करें, कुछ अच्छे लोगों से आपको परिचित कराएँ और साथ ही उनके जीवन गाथा से हम भी कुछ सीखें। और ये हमारी कोशिश रहती है और इस कोशिश के चलते हम आपसे अपील भी करते हैं कि अभी तीसरी वेव आने की आशंकाएँ बनी हुई हैं, तो कृपया ज़्यादा घर से बाहर ना निकलें। अगर निकल रहे हैं तो मास्क का प्रयोग करें, 2 गज दूरी बना के रखें, हैंड वॉश, सैनिटाइज़र का उचित उपयोग करें ताकि आप अपनी और दूसरों की सुरक्षा का बकाया ध्यान रख सकें। आज हमारी श्रृंखला में हमसे एक बहुत ही ख़ास मेहमान जुड़े हुए हैं, श्री पल्लव मुंगिया जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट में बतौर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं और ये मेरा अहोभाग्य है कि आज उन्होंने अपने बिज़ी शेड्यूल से समय निकाल के हमारे आज शो में आए और उनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ पल्लव कि आपने हमें वक़्त दिया और आप हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और शुरू में मैं आपको कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा बिकॉज़ आपकी ये जो सीरीज़ है इतनी फेमस हो गई है। काफ़ी मैं लॉयर्स ग्रुप का पार्ट हूँ और वो रीशेयर होती है बार-बार। सो माय कांग्रेचुलेशंस टू यू कि आपके थैंक यू। इनिशिएटिव के लिए। और इट्स डूइंग हेल्पिंग आउट सो मेनी पीपल लर्न एंड गेट गाइडेड बाय योर इंटरैक्शंस विद सो मेनी पीपल। सो थैंक यू सो मच एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर दिस। थैंक यू सो मच। बता दूँ दर्शकों कि पल्लव एक बहुत बढ़िया वकील होने के साथ-साथ हमारे मित्र भी हैं और हम लोग कोर्ट के गलियारों में बहुत सालों पहले मिले थे जब हम दोनों स्ट्रगलिंग लॉयर की अगर मैं उपाधि दूँ, ऐसा नहीं कि हमारा स्ट्रगल अभी खत्म हो गया है लेकिन उस वक़्त स्ट्रगल थोड़ा-सा ज़्यादा हुआ करता था, तो ऐसा होता है कि कोर्ट के गलियारों में मित्रता भी बनती है और वो घनिष्ठ होती रहती है साल दर साल। और इतने सालों से मैं हमेशा जब भी मुझे कुछ ऐसी कानूनी दुविधा होती है, कुछ दाँव पे जाने होते हैं, तो मैं बिना सोचे-बूझे आपको कॉल भी कर देता हूँ और कई बार आई ट्राई टू पिक योर ब्रेन ऑन सर्टेन इश्यूज़। तो आज उसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएँगे और औपचारिकता की जो हमारी सवाल-जवाब की श्रृंखला है, उससे पहले जो एक हमारा बुनियादी सवाल रहते हैं अपने मेहमानों से, वो ये है कि अपने जीवन के शुरुआती पलों के बारे में हमें बताएँ, आपकी शुरुआती पढ़ाई, जन्म स्थल के बारे में थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को अवगत कराएँ और साथ ही ये बताएँ कि वो कौन से पल, वो कौन से लम्हे थे आपके जीवन में जहाँ आपने सोचा कि अब मुझे वकालत की पढ़ाई करके वकील बनना चाहिए? तो मेरा जन्म गाज़ियाबाद में हुआ था। मेरे फादर जो मिलिट्री गवर्नमेंट में काम करते थे, तो हम लोग गाज़ियाबाद में ही बेस्ड थे। तो गाज़ियाबाद उस टाइम पे जब मैं बड़ा हुआ था तो सिर्फ़ वहाँ पे सिर्फ़ 2 ही प्रोफ़ेशंस थे, इंजीनियरिंग और मेडिकल। जी, और गाज़ियाबाद इज़ सपोज्ड टू बी लाइक एजुकेशन हब ऑफ यूपी। तो ऑल ओवर स्टूडेंट्स आते थे, बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स थे। मैं एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता था, सेंट पॉल्स अकेडमी। आईसीएसई बोर्ड था। तो अ, बहुत ही ज़्यादा फ़ोकस होता है साइंस पे और इंग्लिश पे। जी। हम लोग शेक्सपियर पढ़ते थे 10th स्टैंडर्ड में। तो अरे वाह! जब हम लोग का था तो टिपिकली यही था कि जस्ट द अटेम्प्ट वाज़ टू सर्वाइव ग्रोइंग अप इन द जी, आईसीएसई बोर्ड करिकुलम। और मेरे जो बड़े भाई हैं वो आईआईटी के पास आउट हैं, तो उन्होंने ही रास्ता दिखाया कि भाई तुम भी इंजीनियरिंग करो। तो उनके पीछे-पीछे हमने भी कोशिश की और जी, वो कोशिश ज़्यादा दूर तक नहीं गई। और जब वहाँ पे क्लियर नहीं हुआ आईआईटी से, तो फिर सोचा। तो मेरी टीचर थी जो मुझे शेक्सपियर पढ़ाती थी, मिस शेरी रॉय, जो भी जज हैं यूपी में इनफैक्ट। और तो उनसे फिर मैंने डिस्कस किया, तो उन्होंने बोला कि आई वाज़ सरप्राइज़्ड कि तुम गए ही क्यों इंजीनियरिंग की साइड पे, बिकॉज़ आई ऑलवेज़ थॉट यू हैड अ गिफ्ट ऑफ गैब जी, और तुम्हें लॉ ही करना चाहिए था। सो टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम हर, आई अप्लाइड फॉर लॉ स्कूल। आई गॉट थ्रू एचएनयू रायपुर। उस टाइम पे क्लैट नहीं होता था, हर लॉ स्कूल का अलग एग्जाम होता था। जी, तो मैं मिड ईयर में था एक्चुअली। और क्योंकि आईआईटी का एग्जाम दिया था तो वो अप्रैल वाला टाइम निकल गया था। तो उस टाइम पे किसी और लॉ स्कूल एग्जाम था नहीं, बट उस टाइम पे एचएनयू मिड ईयर एग्जाम्स ले रहा था। तो उनका एग्जाम दिया, एचएनयू में क्वालिफाई हुए। एंड देन जब एक बार खुद से एचएनयू में और लॉ करी तो उनकी पढ़ाई शुरू करी। तो शुरू में जी, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट था क्योंकि साइंस बैकग्राउंड से तो लंबे आंसर लिखने नहीं आते थे, या जी, जी, वो सोशल साइंसेज़ का बैकग्राउंड नहीं था। तो अम, ये सब पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, ये सब कुछ भी नहीं आता था। जी, बट जी। मज़ा इतना आया सीखने में कि मुझे लगा कि यार ये पहले क्यों नहीं दिया मैंने? पहले क्यों अक्ल नहीं है कि भई आई एम born for this and not for this thing. And then since then I've realized that I'm born to do this, and there's been no looking back since. इतनी जी So that's बढ़िया how I बात got बताई आपने कि जो मैडम थी, अध्यापिका थी आपकी, जो आपको शेक्सपियर भी पढ़ा रही थी और साथ ही में उन्होंने आपका मार्गदर्शन भी किया और इतना बढ़िया कि अगर आप मान लीजिए आज इंजीनियर बन जाते तो मुझे लगता है वकालत जगत से हमें एक अच्छे वकील की कमी हो जाती। तो कहीं न कहीं मैं कहता हूँ कि जो डेस्टिनी होती है, मेरा उस पे बड़ा विश्वास रहता है एंड यू नो व्हेन वी लुक बैक
एंड व्हेन वी जॉइन द डॉट्स तो कई बार लगता है कि यार ऐसे ही होना था, ये हमारी जो जर्नी है लाइफ की है, जो यात्रा है, उसको इसी उसमें चलना था। और आपने बताया कि आप एच.एन.यू. रायपुर, जो कि एक बहुत ही प्रतिष्ठित लॉ स्कूल है हमारे देश का, सरकारी लॉ स्कूल जिसको हम नेशनल लॉ स्कूल कहते हैं, उनकी उपाधि में और अच्छे कॉलेजों में इनकी गिनती होती है। तो मेरे कुछ सवाल हैं पल्लव जी आपसे। पहले तो ये कि ये जो 5 साल आपके गुज़रे एच.एन.यू. रायपुर में, उसके बारे में बताएँ, वो कैसा दौर था? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है, जब मैंने ग्रेजुएशन की तो उस वक्त कम लॉ स्कूल थे हमारे देश में। कुछ ही नेशनल लॉ स्कूल थे, कुछ प्राइवेट लॉ स्कूल थे जो 5 साल का कोर्स दे रहे थे। जब तक आपने ग्रेजुएट किया, मेरे ख्याल से कुछ और बढ़ोतरी हुई, और आज में तो हम देखते हैं कि न जाने कितने नेशनल लॉ स्कूल हो गए हैं, न जाने कितने प्राइवेट लॉ स्कूल हो गए हैं। सो मच सो दैट कि बीसीआई को एक स्टे लगाना पड़ गया मशरूमिंग में। लॉ स्कूल की उस विषय पे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि वो एक बहुत अहम मुद्दा है बच्चों के लिए, यंग व्यूअर्स के लिए, हमारे जो है ये हमारे सीरीज़ को देखते हैं। लेकिन पहले मैं आपकी जर्नी को ज़रा साझा करना चाहता हूँ अपने दर्शकों से, कि वो 5 साल कैसे निकले आपके, और कितना ज़रूरी है जब आप एक यंग बडिंग लॉयर होते हैं, एक यंग लॉ स्टूडेंट होते हैं, उस वक्त पब्लिकेशंस में ज़ोर देना, मूट कोर्ट्स में, इंटर्नशिप्स में कितनी ज़रूरी होती हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ बिसाइड्स एकेडमिक्स, जो हम पढ़ते हैं। क्योंकि ये सवाल मेरे से अधिकतर ये यंग बच्चे पूछ लेते हैं, फ्रेश ग्रेजुएट जो बेचारे 2 साल से संक्रमण के दौर पे दर-दर ठोकरें खा रहे हैं जॉब पाने के लिए, उनके सवाल आते हैं कि हम ऐसा क्या करें? तो पहले तो मैं आपकी 5 साल की लॉ स्कूल जर्नी पे आऊँगा, उसके बाद जो आपका कार्यकाल रहा बतौर वकील, इससे पहले आप इंडिपेंडेंट हुए, आप एओआर बने, उसको उस पे भी नज़र डालेंगे। लेकिन पहले जो 5 साल हैं, जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ मूट कोर्ट है, पब्लिकेशन वगैरह-वगैरह, इस पे मैं आपका दृष्टिकोण जानना चाहता हूँ। सी लॉ स्कूल जो जर्नी था वो बहुत ही ज़्यादा फ़ैसिनेटिंग था और मेरे लिए तो आई ओपनर ही था बिकॉज़ मैं तो साइंस बैकग्राउंड से आया था, तो मुझे कुछ जी, आता ही नहीं था। तो मेरे साथ के लोग थे, उनको इतना ऑलरेडी पता था बहुत चीज़ें। और मैं जैसे जब आप आईआईटी वगैरह की तैयारी करते हैं तो आपको आस-पास की दुनिया से ज़्यादा मतलब नहीं होता, तो अब शायद आप न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ते, करंट अफेयर्स भी जी, नहीं पढ़ते, पॉलिटिक्स में आपको इंटरेस्ट नहीं होता। तो मैं उस तरह के बैकग्राउंड से था, मेरे को ज़्यादा लंबे आंसर लिखने नहीं आते, सोशल साइंस से बिल्कुल भी कमांड नहीं था। और एकदम से मैं उस फील्ड में आ गया। मेरे आस-पास जो लोग थे, नेशनल यूनिवर्सिटी था, तो आस-पास के लोग भी काफ़ी प्रिपरेशन के साथ आए थे। जी, तो वो काफ़ी मेरे लिए आई ओपनर था और मुझे शायद शुरू के 6 महीने 1 साल तो एडजस्ट करने में ही लग गए। बट आई एचएनयू अपने में एक नया इंस्टीट्यूशन था बिकॉज़ वो अभी सेटअप ही हुआ था और हम लोग का 4th बैच था। बट 1-2 इंटरेस्टिंग चीज़ें ये थी कि एचएनयू की काफ़ी फैकल्टी उस टाइम पे एलएस बैंगलोर से बोरोड थी। जी, तो इन टर्म्स ऑफ फैकल्टी हम लोग को बहुत ही अमेजिंग एक्सपोज़र मिला। वो हेड स्टार्ट जो हमें मिला वो बहुत ही अमेजिंग था। और दूसरा ये कि एज़ हमारे जो सीनियर्स थे, उन्होंने बहुत वो बड़े प्रतिभाशाली थे, तो उनसे हमें बड़ी इंस्पिरेशन मिलती थी। जैसे उन मेरी आँखों के सामने ही उन्होंने जेसप्स में अचीवमेंट्स किए, जो टॉप मूट कोर्ट है, जी, और पेपर्स, पब्लिकेशन एंड टॉप लॉ फर्म्स में इंटर्नशिप्स। वो खुद बहुत हार्ड वर्किंग थे, वेरी शार्प पीपल, वेरी अवेयर। तो उनको देख-देख के फिर एक बार आपको गाइडेंस मिलती है कि भई अच्छा ये करना होता है। जी, तो वो चीज़ लकी था। येस, इंस्टीट्यूशन नया था, बट अगर आपके आस-पास लोग ऐसे हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं, आपको ड्राइव कर रहे हैं, आपको इंस्पायर कर रहे हैं, तो आई थिंक दैट मेक्स अप फॉर इट। तो जहाँ तक आपकी लॉ स्कूल्स वाली बात है, तो वो आपकी बात बिल्कुल सही है बिकॉज़ जब मैं लॉ स्कूल घुसा था, शायद 7 लॉ स्कूल्स ही थे और जेएनएलयू शायद लेटेस्ट था उस चेन में। जी, और एचएनयू एज़ आई मेंशन्ड कि वो हम लोग का 4th ही बैच था, तो वो था। येस, अब काफ़ी सारे हो गए हैं, बट उस टाइम पे काफ़ी डर था। तो कई बार लोग मुझसे पूछते हैं, "भई आप तो गाज़ियाबाद दिल्ली के रहने वाले हैं, आप रायपुर कहाँ पहुँच गए?" जी, बट उस टाइम पे लॉ स्कूल था नहीं। और मुझे भी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी लॉ फील्ड के बारे में बिकॉज़ मैं भी बाहर से ही आया था। तो बस पता चला लॉ स्कूल के बारे में, एग्ज़ाम दिया, मार्गदर्शन किया मेरी टीचर ने और मैं पहुँच गया। जी, थोड़ा-सा आपको फिर पॉज़ कर रहा हूँ मतलब यहाँ पे, क्योंकि इससे पहले जो मैंने आपको प्रथम सवाल किया, उस पे तो मैं ज़रूर आऊँगा। लेकिन आपने बताया कि चूँकि आप गाज़ियाबाद से हैं और अब आप गाज़ियाबाद से रायपुर आ गए, तो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि वो जो हवा-पानी बदलता है, उसका आप पे क्या फ़र्क पड़ा? क्योंकि कहते हैं कि भई दिल्ली एनसीआर का पार्ट है गाज़ियाबाद, और यहाँ से आप मतलब अगर कहें कि यूपी का छोरा पहुँच गया जी छत्तीसगढ़, है ना? अब आप छत्तीसगढ़ रायपुर में हैं, राजधानी है, तो अब आप वहाँ पे हैं और एक इतने प्रतिष्ठित लॉ स्कूल में हैं, तो वो हवा-पानी जो बदला वो, और जो आपने कहा कि भई साइंस जो इंसान पढ़ता है, थोड़ा बड़ा सीधा-साधा होता है, आम तौर पे माना जाता है। और लॉ में लप्पेबाज़ी ज़्यादा होती है, बड़ी-बड़ी छोड़ भी देते हैं कई बार लोग, ऐसा भी होता है। तो वो आपने कहा कि मुझे छोड़ना नहीं आता था शुरू-शुरू में। तो ये भी चीज़ें मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब आप कॉलेज में गए, जब आपने कदम रखे वहाँ पे, तो जो साइंस से एक तो तब्दीली जो आपने बताई, वो, और जो हवा-पानी बदलता है, एक नए शहर का जो रुख होता है, वो, और आपकी लाइफ़ कैसी थी? क्योंकि जहाँ तक मेरी समझ है, एचएनयू रायपुर जो है, शायद वो एक हॉस्टल वाला बेस्ड लॉ स्कूल है, शायद डे स्कॉलर्स कम होते हैं वहाँ पे। तो वो आपके जीवन में कैसा कॉन्ट्रिब्यूशन, और उसके बाद फिर आप इंटर्नशिप और बाकी चीज़ों का भी जवाब दीजिएगा। सो टू स्टार्ट ऑफ, आई थिंक जो आपका एक सवाल था कि भई गाज़ियाबाद से रायपुर का ट्रांज़िशन कैसा रहा? तो रायपुर भी अपने में नया शहर था। जी, वो तभी छत्तीसगढ़ स्टेट बना था और नया कैपिटल बना था वो।
और तो रायपुर में भी ज़्यादा वो नहीं था, एंड आई थिंक इट वर्क टू आवर फेवर बिकॉज ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस नहीं है आपके पास, आप कॉलेज में ही हैं और आप पढ़िए। और मेरे साथ तो इतना ही ज़्यादा एडजस्टमेंट का इशू था कि मेरे को टाइम ही नहीं मिलता था शहर के घूमने का। नॉट दैट कि शहर में कुछ था भी ज़्यादा उस टाइम पे, जी शायद एक भी मॉल नहीं था उस टाइम रायपुर। जब हम फोर्थ ईयर में थे तब जाके शायद पहला मॉल आया था। तो हम लोग का कैंपस भी मेक शिफ्ट कैंपस था, तो एक छोटा सा ही कैंपस था, उसी में हम 4-5 बैचेस थे। और उस टाइम पे क्लास में जो स्ट्रेंथ होती थी हर बैच में वो भी 40-50 की होती थी। जी तो जी आप 300 लोग हैं जो एक ही कैंपस में घूम रहे हैं, हर कोई हर एक को जानता है, और उसी में आपका चल रहा है। तो और जी मेरे लिए सिंस एडजस्टमेंट इतना बड़ा इशू था फ्रॉम साइंस टू नॉन साइंस बैकग्राउंड, तो उसमें फिर मेरे को थोड़ा सा और टाइम लग गया एडजस्ट करने में। इन टर्म्स ऑफ शिफ्ट फ्रॉम साइंस टू सोशल साइंसेज या दिस काइंड ऑफ अ फील्ड, तो ट्रांजिशन ये था कि पहले साइंस में आप हर चीज टू द पॉइंट बात करते थे, तो जब शुरू जी शुरू में मैं आंसर लिखता था तो भाई 2 लाइन का आंसर है, यही है। बट बाकी लोग तो लिखे जा रहे हैं, तो मैं कहा भाई क्या लिखते हैं, क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। जी फिर जी धीरे धीरे मतलब आप कान समझते हो कान कि ऐसे नहीं पहले मैं पकड़ना, कान बात ऐसे थी। पकड़ना है। जी तो जी यू नो, नाउ द जर्नी एज अ लॉयर इज एक्चुअली रिवर्स। राइट। पहले एज अ लॉ स्टूडेंट, एज अ साइंस स्टूडेंट, आप 2 लाइन की चीज आप 10 लाइन में लिखना सीखते हो। फिर सुप्रीम कोर्ट में मिसलेनियस डेज में आप 10 लाइन की चीज 2 लाइन में बोलना सही में सीखते लिखना सीखते हैं जी। हो। So it's kind of a circle. राइट राइट। Uh, तो दैट्स व्हाट। सो मेरे लिए ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट था कि लिखना, बड़ा बड़ा लिखना, फिर पहले आप भूमिका बांधिए, फिर जी प्रोविजन डिस्कस करिए, फिर हिस्ट्री डिस्कस करिए, फिर अपनी बात कहिए, और फिर उसको कंक्लूजन भी लिखिए, जी फिर हेडिंग भी बनाइए। मतलब लोग जो जिनका बैकग्राउंड होता है उनको तो बढ़िया से लिखना आता है, जैसे वो लोग हेडिंग्स बनाते हैं, अंडरलाइन करते हैं, मार्जिन मार्जिन बना के लिखते हैं सुंदर सुंदर, मतलब दैट्स हाउ स्टूडेंट्स राइट। तो वो चीज मुझे धीरे धीरे अडेप्ट हुई, वो सीखा। और इन टर्म्स ऑफ जैसे BLLB ऑनर्स है तो साथ में सोशल साइंसेज के कोर्सेज भी हैं। तो फॉर मी कोर्सेज लाइक सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस वर आई ओपनर। मतलब लगता था कि जीवन का साल भी इनसे सीखने को मिलता है। जैसे जी जो एकदम। बेसिक आप एरिस्टोटल और प्लेटो ये सब पढ़ते हैं, ये बात कितनी सही बोलते हैं, हमारी सोसाइटी को जब एनालाइज करते हैं तो कितनी रेलिवेंट चीजें बोलते हैं वो। जी तो मैं जब पढ़ता था तो मैं सोचता, मैं यार, तो मैंने सोचा ही नहीं, कितनी सही बात बोल रहा है यार ये। मतलब बहुत ही, मतलब मुझे मजा आया देखने में। जैसे सोशियोलॉजी हम बेसिक चीजें पढ़ते हैं, जैसे एक चीज जो मैं हमेशा बोलता हूँ जब इंटर कम्युनिटी इश्यूज होते हैं, या आप बोलते हैं कि भाई वी आर बेटर देन दोस पीपल, ऐसे मैं बोल तो हम लोग सोशियोलॉजी में एक चीज पढ़ते थे कि भाई इंसान हर जगह एक ही होता है, एंड वट एवर हिज कल्चर इज अ प्रोडक्ट ऑफ हिज सर्कमस्टांसेस। जैसे अगर जहाँ पे वो है और वहाँ पे राइस ही उगती है, तो उसका कल्चर में राइस अपने आप इनकलकेट हो जाएगी। तो आप ये बहस मत करिए कि भाई रोटी बेटर है या राइस बेटर है। इट्स नॉट दैट कि इंसान ने अपने सराउंडिंग से अडेप्ट किया है, सीखा है, उसको अपने कल्चर का पार्ट बनाया है। जी क्योंकि तो ये सिविलाइजेशन चीज मुझे हैज बहुत हैज यू इवॉल्वड ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स। से आप सही कह रहे हैं एकदम जी। हम्म करेक्ट। तो हम बहुत इजिली किसी को जज कर देते हैं कि भाई हम्म अरे इन लोगों में दिमाग ही नहीं है, ये लोग ऐसा क्यों नहीं करते। बट हम्म, वहां पे होता ही नहीं है, वहां पे रोटी है ही नहीं, तो कहाँ से उगाएंगे। जी जी तब राइस ही अपना कल्चर बनाए। जैसे अब पंजाब साइड जाएंगे तो वीट और रोटी उनके पार्ट ऑफ कल्चर है, बहुत सारे फेस्टिवल्स में स्पेशल टाइप्स की बनती है। सो जी दैट वाज लाइक अ बेसिक लेसन आई लर्न फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड आई थिंक इट्स वेरी वेरी रिलेवेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि हमें सबको ऐसे अप्रोच करना चाहिए कि भाई इंस्टेड ऑफ जजिंग समबडी एल्स, आप, एंड दिस अप्लाइज इक्वली व्हेन आप देश के बाहर के लोगों से मिलते हो, जैसे आप यूरोप के लोगों से मिलते हो और आप फिर जी सवाल पूछते हो क्या ये लोग ऐसा क्यों नहीं करते सिचुएशंस में। हम्म, बट देन द आंसर इज कि उनके जोग्राफिकल कंडीशंस, उनके हिस्टोरिकल कंडीशंस ऐसे थे, इसलिए उन्होंने ऐसा अडेप्ट किया है। जी ये नहीं कि हम ही अकेले, हमारी सिविलाइजेशन ही मतलब है अकेले, हमें ही बस अप्लाई करना आता है, माइंड किसी और को आता ही नहीं है, ऐसी बात नहीं है। सो इट्स वेरी इजी टू जज अदर पर्सन, बट टू अंडरस्टैंड पर्सपेक्टिव्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिट। एंड आई थिंक ये लॉ का भी सेंट्रल थीम होता है, जब हम आर्ग्यू करते हैं तो अपने क्लाइंट का पर्सपेक्टिव भी देते हैं कि भाई हम इन सर्कमस्टांसेस में थे और उसमें हमारे क्लाइंट ने ये चॉइसेस किए। सो जी एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर, दैट्स व्हाई वी बिलीव वी आर राइट, और आप, हमें रिलीफ मिलनी चाहिए आपसे। तो ये तरह की चीजें मेरी आई ओपन थी। हमारे प्रोफेसर बहुत अच्छे थे, प्रोफेसर शीकरा थी, प्रोफेसर महेश्वर सिंह थे, जो शायद मेरी दिल्ली में भी हैं। जी अ, उनसे बहुत ही अच्छा सीखने का मौका मिला। फिर लॉ ऑफ टॉर्च, ये सब, मतलब दैट्स हाउ यू स्टार्ट। तो फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, इकोनॉमिक्स पढ़ना, मुझे पहले बिल्कुल भी इकोनॉमिक्स नहीं आती थी, तो वो सब चीजें मेरे लिए काफी रेवलेशन था, और मुझे टाइम भी लगा अडेप्ट करने में, बिकॉज बाकी जी लोग जो सोशल साइंस बैकग्राउंड से थे उनको ज्यादा आता था मेरे से। तो बट अच्छे दोस्त मिले जिन्होंने पढ़ा, मुझे भी थोड़ा सा पढ़ाया, मैंने भी जी सीखा उनसे। जी मिल मिला के चल दिया और निकल लिया।
ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि किस तरीके से लॉ को लोग रियलाइज़ नहीं करते हैं। आपने सोशियोलॉजी की बात की कि लॉ अपने आप में एक ह्यूमन साइंस है, टू अंडरस्टैंड ह्यूमन साइकी, लोगों की मानसिकता समझनी है। और जैसे आपने बहुत बखूबी से इस बात को रखा कि अगर किसी भी क्लाइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट में, रिस्पेक्टिव चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, ट्राइब्यूनल हो, ट्रायल कोर्ट हो, नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन उस इंसान की समझ पहले तो हमें परखनी पड़ती है। दूसरा, अगर हमारे ऑपोजिट कोई वकील हैं या कोई जज हैं, उनका मूल्यांकन हमें खुद पहले तो साइकोलॉजिकल करना पड़ता है, इवैल्यूएट करना पड़ता है केस को, क्योंकि हर इंसान को कहते हैं ना, मतलब हम लोग का प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन जहाँ पे टेलर मेड चीज़ें होती हैं, मतलब हर हर मतलब वन वन साइज डजंट फिट ऑल। तो ये आपने बहुत अच्छी बात रखी कि किस तरीके, चाहे वो सिविलाइजेशन हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो ग्रुप ऑफ कंपनीज हो, सबकी नीड, सबके इथोस, सबका कल्चर जो है, और उसको समझने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि ह्यूमन जो एक साइकी है और जो हमारी एक सिविलाइजेशन है, अपने आप में बहुत ही इंट्रिकेट और कॉम्प्लेक्स है। जब मैं नॉर्मली कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज़ नहीं करता, पर जब मैं खुद बतौर वकील ये सब चीज़ों से निपटने की कोशिश करता हूँ, तो लगता है यार वाकई कितनी पेचीदगी भरी चीज़ें, कितनी पढ़ते हैं इन सब में। तो आपने वाकई रखा कि मतलब जो लोग सोशल साइंस करके आते हैं, उनको इनकी समझ पहले से होती है, क्योंकि उन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है, सोशियोलॉजी पढ़ी है, तो थोड़ी सी समझ लेके आते हैं। और क्योंकि मैंने भी साइंस की थी, मैं भी सेम ही कश्ती में सवार था जब मैंने लॉ स्कूल में आया। तो वाकई मतलब वो फार्मूला होता है ना साइंस में, तो कि आप इतना करेंगे तो इतने नंबर में, इस फॉर्मूले को करेक्ट करेंगे तो आपको नंबर मिल जाता है। पर सोशल साइंसेज में, ह्यूमन साइंसेज में, यू हैव टू अप्लाई योरसेल्फ। तो वो जो एप्लीकेशन ऑफ माइंड है, वो बहुत टाइम लगता है उसको समझने में, उसको डाइसेक्ट करने में, फिर आपको चीज़ें बाइफरकेट करनी है। मैं ये नहीं कह रहा हम बाल की खाल निकाल रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि विश्लेषण करने में और चीज़ों को एनालाइज करने में बहुत वक्त लगता है, तभी रिसर्च में इतना पैसा दुनिया भर में लगता है, चाहे वो साइंटिफिक हो, चाहे वो कोई और तरह की रिसर्च हो। तो ये है। तो आपने इतनी बढ़िया बात की पल्लव। इसके बाद वो उस मुद्दे पे आते हैं जो मैंने बोला कि हर जो युवा बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है आज के तारीख में हमारे देश में, चाहे वो 3 साल की हो या 5 साल की लॉ एजुकेशन हो, स्ट्रेस बहुत ले रहे हैं आजकल बच्चे इसको लेके कि इंटर्नशिप्स होनी चाहिए। कोई कोई तो मेरे ख्याल से जल्दबाजी में 10 से 20 इंटर्नशिप भी कर लेते हैं, और एक कंपटीशन एक तरीके का शुरू हो गया। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो स्ट्रेस जो आजकल आप देख रहे हैं युवा पीढ़ी ले रही है, आपके दफ्तर में भी बहुत बच्चे आते हैं इंटर्नशिप करने, जॉब्स के लिए भी आते हैं, तो उनके लिए एक इस मंच के माध्यम से मैं आपसे सवाल रखना चाहता हूँ कि स्ट्रेस फैक्टर को, जिसपे हम मेंटल हेल्थ का इशू है आजकल, जिस पे हम काफ़ी फोकस कर रहे हैं, काफ़ी सजग हो रहे हैं, इस पे आपका क्या कहना है? और मैं चाहूँगा एक कंपैरेटिव एनालिसिस आपके टाइम से, जब आप यंग थे, जब आप स्टूडेंट थे, क्या आप भी इतने स्ट्रेस ले रहे थे इंटर्नशिप्स को, पब्लिकेशंस को, मूड कोर्ट्स को लेके, या आजकल ये ज़्यादा हो गया है? सी मेरे साथ थोड़ा-सा ये था कि आस-पास लॉ बैकग्राउंड में कोई फैमिली में था नहीं, तो मैं इंटर्नशिप्स लगा ही नहीं पाता था। मैं सिर्फ एप्लीकेशंस करता था और रह जाता था मतलब। जी, तो थर्ड ईयर तक जब हम लोग का फिर हमारे कॉलेज में फिर ऑफिशियलाइज़ हुआ, एक आरसीसी सेटअप हुई, तब जाके मेरी इंटर्नशिप्स लगना शुरू हुई। तो ये पर्सपेक्टिव था रिगार्डिंग अदर एक्स्ट्रा करिकुलर। तो मैं मूड कोर्ट्स करता था। मूड कोर्ट्स जी, के लिए मैं काफ़ी पैशनेट था। आई थिंक मोर देन एकेडमिक्स आई यूज्ड टू डू मूड कोर्ट्स, उसमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था। तो वो एक एक्स्ट्रा करिकुलर की थी, बट नॉट बिकॉज़ आई वांटेड टू हैव इट ऑन माय सीवी, बट बिकॉज़ कि मुझे वो करने में मज़ा आता था। मेरा ये रहता है कि आपका जो लॉ स्कूल टाइम है वो एक्चुअली कुछ सीवी बनाने के लिए नहीं है, वो आपका सेल्फ डिस्कवरी फेज़ है। आपको खुद नहीं पता कि आपको किस चीज़ से मज़ा आएगा। तो मुझसे अगर कोई एडवाइस माँगता है तो मैं बोलता हूँ कि जितना वैरायटी ऑफ इंटर्नशिप्स आप कर सको उतना करो। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी जाओ, आप हाई कोर्ट भी जाओ, सुप्रीम कोर्ट भी जाओ, आप एनजीओज़ में भी जाओ। तो द आइडिया इज़ नॉट कि आप ब्रांड वैल्यू भरो सीवी में, आइडिया इज़ कि आप जी, अपने आप को डिस्कवर करो कि क्या चीज़ है ऐसी जो आप रेस्ट ऑफ द लाइफ आप काम करना चाहोगे। एंड इवन अगर उस कोर्स में आपको कुछ नॉन लॉ चीज़ में मन लगता है, जैसे मान लो आपको किसी का फाइनेंस में मन लगता है, कुछ लोग स्टॉक मार्केट से बहुत इंटरेस्ट लेते हैं और कुछ लोग का फैशन में उसमें, तो मैं कहता हूँ वहाँ भी इंटर्नशिप्स करो, क्योंकि सीखने को तो हर जगह ही मिलता है। और दूसरी जी, बात ये है कि सिर्फ कॉलेज में बैठ के किताब पढ़ना और किसी ऑफिस में बैठ के कुछ काम एग्जीक्यूट करना एक अलग ही लेवल ऑफ ऑपरेशन होता है, जो जो आपको खुद जानना चाहिए कि भाई हाउ डू यू रिएक्ट एज अ पर्सन इन दो सिचुएशंस। कि भाई नाउ यू माइट बी एन इंटर्न बट यू आर पार्ट ऑफ एन ऑफिस, तो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको इस टाइम तक ये काम एग्जीक्यूट करके देना है, बी इट किसी जी, जजमेंट का नोट बनाना या कोई ड्राफ्ट ही करना या कुछ भी सर को ब्रीफ करना आपके सीनियर को कि इस फाइल मैंने पढ़ ली है, इसमें ये मैटर है, ये इशू है। तो वो चीज एक सिर्फ अपने एट लेजर कुछ किताब पढ़ना से ऑफिस उसमें अडेप्ट करना, वो बहुत चीज डिफरेंट होती है। तो आपको वो चीज पसंद है कि नहीं, डू यू लाइक योरसेल्फ डूइंग दैट, या आप उस जिंदगी भर क्या करना चाहेंगे, उस तरह के एनवायरनमेंट में वर्क करना चाहेंगे, उससे आपको खुशी मिलेगी कि नहीं। तो वो चीज इंपॉर्टेंट है। इशू ये नहीं है कि आपको सीवी में इंटर्नशिप्स बननी है। मेरे साथ तो उल्टा होता है, जब मैं देखता हूँ किसी ने 10-15 इंटर्नशिप्स कर रखी हैं, तो मैं सोचता हूँ यार कि मस्ट बी सम फ्रॉम अ फैमिली जिसको फोन लगाया और इंटर्नशिप होगी, बिकॉज मेरे को लगता है कि इतनी ज्यादा भीड़ है आजकल कि इंटर्नशिप मिलना आसानी नहीं है। जी, हाँ, अनलेस कि आपकी सीवी में हो जो देख के लगे कि भैया मेरिटोरियस हैं, और मतलब इशू ये नहीं है कि आप
टॉपर ऑफ द बैच हैं, ये नहीं। मैं हमेशा ये देखता हूँ कि भाई आपने एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं की। अगर आपने कुछ अच्छे लेवल पे स्पोर्ट्स अचीवमेंट भी रखी है, मैं तब भी आपको ले लूंगा, बिकॉज मुझे लगता है कि आप एक चीज में मेहनत करते हैं, जिसमें मेहनत करते हैं उसमें आप अच्छा करते हैं। मुझे बस जी। ये जानना है। मैं ये नहीं देखता कि आप टॉपर ऑफ द बैच है कि नहीं। ऑफ कोर्स अगर है तो अच्छी बात है, आई वुड बी हैप्पी टू कंसिडर इट। बट अगर नहीं भी है और उसके बावजूद आपके किसी में सिर्फ एक स्पोर्टिंग अचीवमेंट है कि भाई मैंने स्पोर्ट्स में किया था, मैंने स्टेट लेवल पे या उस लेवल पे कुछ जीता था, तो भी मैं आई थिंक वेरी फेवरेबल ऑफ यू कि हाँ आपने आप अच्छे मेहनती आदमी है, आ जाइए, आओ साथ में काम करते हैं। जी। तो और जहाँ तक मेंटल हेल्थ की बात है, तो मेंटल हेल्थ का इशू थोड़ा सा इसलिए है क्योंकि आप खुशी नहीं ढूंढते। आप वो एक रैट रेस में हैं कि भाई हमें सबसे आगे बढ़ना है। जैसे मैं और आप ही हैं, हम लोग इंडिविजुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम लोगों ने अब अपनी ऑफिस सेटअप कर लिया है, हमने अपना एक एरिया ऑफ प्रैक्टिस सेटअप कर लिया है। बट जी। अगर हम खुद ही कंपेयर करते रहे कि यार वो इंडिविजुअल प्रैक्टिस कर रहा है, वो इतना कर रहा है, यार ये तो खुद हम तो दुखी हो इतना कर जाएंगे। लिए, तो हम लोग सो ही नहीं पाएंगे रात भर। जी। इशू इज नॉट कि आपको कुछ रेस करनी है या आपको सबसे आगे रहना है, इशू इज कि आपको अपनी खुशी ढूंढनी है और आपको उसमें अपने पैशन से काम करना है और मजेदार काम करना है। तो मेरा बस एक रिक्वेस्ट भी है और एडवाइस भी है कि आप रैट रेस में मत जाइए। आप सिर्फ खुशी ढूंढिए, जिसमें आपका मन लगता है वो करने की कोशिश करिए। एक अच्छा प्रोफाउंड इंडिविजुअल बनने की कोशिश करिए, रीडिंग करिए, स्पोर्टिंग चीज करिए, ताकि आप अपने में एक अच्छी पर्सनैलिटी बने, एक अच्छे इंडिविजुअल बने। और मेरा मानना ये है कि अगर आप वो कर लेंगे, एक आप एक अच्छे राउंड इंडिविजुअल बनेंगे और अपनी खुशी ढूंढ लेंगे, पैशन ढूंढ लेंगे, तो अपने आप आपके लिए रास्ते खुलते रहेंगे। तो वो चीज इंपॉर्टेंट है। आपका एरिया ऑफ लॉ जहां आप काम करना चाहते हैं, लिटिगेशन करना चाहते हैं, कॉर्पोरेट करना चाहते हैं, एनजीओ करना चाहते हैं, जुडिशरी में जाना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ करना चाहते हैं, क्रिमिनल सिविल क्या करना चाहते हैं, जी। वो चीज ढूंढना, अपने आप को डिस्कवर करना है। क्योंकि आपका एक ग्रोथ पीरियड भी है। मतलब फॉरगेट दैट यू आर इन लॉ, अगर आप किसी और कॉलेज में भी होते हैं तो आपका ये ग्रोथ पीरियड है, आपकी पर्सनैलिटी बन रही है उस टाइम पे। तो प्लीज डिस्कवर योर सेल्फ, मतलब गिव योर सेल्फ दैट चांस कि भाई आप जाओ, लोगों से मिलो, अलग अलग एनवायरमेंट में रहो, सरवाइव करो। और फिर वो आपका क्राइटेरिया होना चाहिए लॉ स्कूल में इंटर्नशिप्स करने का, rather than trying to one up somebody कि भाई मेरे पास 7 हैं, तुम्हारे पास तो 5 ही हैं, क्या उनके पास करनी चाहिए। उससे आपका कुछ पर्पस सर्व नहीं होगा। और वही जैसे आपने कहा कि स्ट्रेस बढ़ता रहेगा और मेंटल हेल्थ इश्यूज आते रहेंगे। तो मेरा जी। ये मानना है कि खुशी ढूंढिए। मतलब अब काफी बड़ा एडेज हो गया है, लॉट ऑफ पीपल से इट, आई थिंक इट्स ट्रू। मतलब मैं कितना ही रेपिटेटिव हो जाऊं इस बारे में, बट आई पर्सनली बिलीव कि दैट्स ट्रू, एंड दैट्स हाउ दे शुड आल्सो लुक एट इट। जी, इतनी आपने गंभीर बात को इतनी सरलता से समझाया, और जितने हमारे यंग दर्शक हैं जो चाहे अभी पैंडेमिक के दौरान जूझ रहे हों जॉब मिलने में या इंटर्नशिप में, पल्लव साहब ने बहुत अच्छी बात की कि रैट रेस में मत रहिए। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, हम कह तो लेते हैं, समझ नहीं पाते इस चीज़ को। और हंसी मजाक में हम लोग कई बार ये बात भी कर लेते हैं ना कि इंसान अपने दुख से दुखी नहीं होता, दूसरे के सुख से दुखी होता है। जैसा आपने बोला करेक्ट। कि क्लास में पढ़ रहे हैं, अगर आपके साथी ने, आपके दोस्त ने, आपके मित्र ने अगर 5 इंटर्नशिप किए तो आप बोलेंगे 7। ये तो वही दिल्ली वाली बात हो गई कि अगर मेरे पड़ोस में मर्सिडीज़ खड़ी है तो मैं भी BMW खरीदूंगा। तो इस चीज़ में मत रहिए, क्योंकि जो हमारी वकालत की जो पढ़ाई है, जो हमारा जो प्रोफेशन है एडवोकेसी का, एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है और बहुत ही एक लॉन्ग टर्म प्रोफेशन है। इसमें शॉर्ट टर्म गोल्स अगर आप सोचेंगे तो कहीं ना कहीं आपको दुख होगा, कहीं ना कहीं आपको खुद ये पीड़ा होगी। और इस पर मुझे छोटा सा एक शेर याद आ रहा है, मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, आपकी इजाज़त हो तो पल्लव साहब। उसमें ये कहते हैं कि बिकॉज इंसान इतना दुख उठा लेता है, मतलब जैसा आपने बताया जो बच्चे इतना स्ट्रेस लेते हैं, जब हम स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, तो उसमें किसी ने कहा, शायर ने, कि अजीब अंदाज से मेरा ये घर गिरा है, अजीब अंदाज से मेरा ये घर गिरा है, मेरा मलबा मेरे ऊपर ही पड़ा है। तो ये बात हो अरे जाती है कि आप इतने बहुत स्ट्रेस बहुत लेते हैं दैट यू इम्प्लोड, है ना। तो वो मत कीजिए। जैसे कि पल्लव साहब ने हम सबको बताया कि स्ट्रेस मत लीजिए, अपने आप को डिस्कवर कीजिए। जो ये जो जर्नी है सेल्फ डिस्कवरी की, अपने आप को समझने की, आत्मसात करने की, खुद एक कहते हैं ना कि थ्रू पूरी पूरी ज़िंदगी हम अपने आप को ढूंढ रहे हैं। और इससे मिलता जुलता एक शेर और करना चाहता हूँ, जो मैंने अभी हाल फिलहाल कहीं पढ़ा भी, और वो अपनी खोजी के ऊपर है कि अ, अ, हर वक्त तलाश गैर में रहता है आदमी। मतलब कभी आपको अच्छा गाड़ी चाहिए, कभी अच्छे मार्क्स चाहिए, कभी अच्छी इंटर्नशिप चाहिए, कभी अच्छा जॉब चाहिए, उसका कोई अंत नहीं है। तो हर वक्त तलाश गैर में रहता है आदमी, और डरता है कि कहीं खुद से मुलाकात ना हो जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप खुद से मुखातिब भी हों, और अपने आप से घबराएं नहीं, अपने आप को समझें, अपनी स्ट्रेंथ्स को समझें। ये बहुत ज़रूरी है। आपने इतनी बढ़िया बात की पल्ला साहब। इसके बाद मैं, आपने बताया एक अच्छी बात कि मूड कोर्ट्स आपने किए, इसलिए नहीं किए क्योंकि कंपटीशन था, इसलिए किए क्योंकि मज़े आ रहे थे। तो कितना आपके हिसाब से, मैं समझना चाहता हूँ, वेटेज कोई बच्चा दे मूड कोर्ट्स को, या
कोई भी कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ को बतौर अपनी नींव तैयार करने के लिए, क्योंकि बडिंग लॉयर्स हैं, सीखना चाहते हैं। जब मैं मूड कोर्ट करता था, मुझे याद है कि मुझे देश दुनिया घूमने को मिलती थी। मतलब ये था कि अटेंडेंस तो मिल जाती थी, साथ ही में मज़े भी आते थे लोगों से मिलने में। तो आपका मैं इसमें नज़रिया जानना चाहता हूँ। अच्छा, हर एक का वही अगेन यू हैव टू प्ले टू योर स्ट्रेंथ्स। तो कुछ लोग का होता है कि वो मूड कोर्ट में उनका होता है, कुछ लोग का आर्टिकल्स लिखने में मजा आता है। जी। बट द पॉइंट इज कि जब आप ये दोनों एक्सरसाइज करते हैं तो आप एक कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं और उसको समझते हैं और फिर उसको एक रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मूड कोर्ट आप करते हैं, आपको एक फैक्चर सिचुएशन दी गई है, उस पर आप लॉ अप्लाई करते हैं और फिर उसको आप एक लॉजिकल तरीके से पॉइंट्स फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं और जो आपके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट हैं उनको मीट करने की कोशिश करते हैं या उनको सर्किट करने की कोशिश करते हैं। तो वो आपका एक ग्रोइंग एक्सपीरियंस है कि भाई यू आर अप्लाइंग योर माइंड। जैसे हम लोग आईआईटी की तैयारी करते थे तो एक मैथ्स की प्रॉब्लम दे दी जाती थी जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थी एंड यू सपोज टू स्पेंड टाइम एट इट। जी। मतलब ये नहीं कि किया, गिव अप हो गया, छोड़ दिया। नहीं, डू इट 10 टाइम्स, 100 टाइम्स, बट ऑल ऑफ दैट लीड्स टू योर ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ। तो मूड कोर्ट भी एक तरह का मुझे लगा वही एक्सपीरियंस है कि एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोपोजिशन है। जैसे इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन भी मैं जैसे एक जज किया था मैंने रिसेंटली, और जब मैंने खुद भी पार्टिसिपेट किया था मैरीटाइम जी। आर्बिट्रेशन में, तो वो जो प्रॉब्लम थी वो एक्चुअली करंट इश्यूज पे फेस थी जो लॉयर्स उस टाइम पे फेस कर रहे थे, और उन्हीं को उन्होंने मिशमैश करके एक फैक्ट सिचुएशन बना दी थी कि अब एज अ स्टूडेंट इफ यू आर एक्सपेक्टिंग टू मैच अ लॉयर स्टैंडर्ड जो 20 साल से कर रहा है तो वो नहीं हो सकता। जी। बट द आइडिया इज नॉट फॉर यू टू मैच, आइडिया इज कि आप उस पर बार बार दिमाग लगा के खुद ग्रो करो। हम्म। ये एक्सपीरियंस था। तो आई थिंक मूड कोर्ट में ये आपको एडवांटेज होता है कि व्हेन यू पुट योर हेड अगेंस्ट इट अगेन अगेन एंड अगेन एंड यू रीड अप सो मच जस्ट टू फॉर वन एक प्रोपोजिशन को क्रैक करने के लिए आप 100 केस लॉ पढ़ते हैं, आपके साथ इतना टाइम होता है कि एक महीना स्पेंड करते हैं। तो वो चीज आपकी ग्रोथ में करती है, फिर आप उसको रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। सो थोड़ा सा आप आर्ग्यूइंग काउंसिल बनने की भी आपको उसमें फील आता है कि भाई कैसे अपनी बात को रखनी चाहिए। जी। द वर्स्ट फीलिंग फॉर अस एज लॉयर्स इज कि व्हेन वी आर सो प्रिपेयर्ड, जैसे मंडेज एंड फ्राइडेज इन सुप्रीम कोर्ट हम लोग जी। बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, बट वो 2 मिनट में ही आपको साथ रखना है अपने एक महीने का हार्डवर्क जो आपने नाइट नाइट स्पेंड किए हैं और वो किया है। जी। मतलब आई रिकॉल जब हम लोग एक शादी का मर्डर केस कर रहे थे, तो मर्डर केस करते हैं आप सारे, फिर विटनेसेस देखते हैं और जी। सब कुछ देखते हैं, या कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोपोजिशन ऑफ लॉ है, कमर्शियल लॉ जी। का या कुछ, और फिर बट जो भी आपको कहना है, जो आप चाहे आपने कितना ही उसमें टाइम स्पेंड किया हो, जो भी कहना है उसमें मिलेंगे 2 मिनट। जी। तो वो चीज आप फिर समराइज करते हो, फिल्टर करते हो, फिर डिसाइड करते हो कि क्या पहले बोलना है क्या बाद में बोलना है। तो व्हेन यू डू दिस एक्सरसाइज यू ग्रो एज अ लॉयर, यू ग्रो एज एन इंडिविजुअल विच वर्क्स एवरीवेयर। एंड पब्लिकेशन में भी यही होता है कि जब आप किसी नए टॉपिक पर आर्टिकल लिखने की कोशिश करते हो तो आप फिर सारा चीज पढ़ते हो, फिर उसको समराइज करते हो, उसको एब्जॉर्ब करते हो, फिर लिखना शुरू करते हो, फिर लिखते हो तो नए नए थॉट्स आते हैं कि यार ये तो सोचा ही नहीं, या ये थॉट तो आ गया, अब इसको एक्सप्रेस कैसे करें। फिर आप किसी थर्ड बंदे को पीयर रिव्यू करते हो कि देखो आपको लग रहा है, तो कहता है कि यार इन लाइन से वो आइडिया निकल के नहीं आ रहा जो आप कहना चाह रहे हो। जी। फिर अब you go back to the drawing board, फिर you rewrite those lines, and then you grow as an individual again because you're learning to express yourself, you're learning to express your ideas. So I think जो ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, they help you grow as individual. तो जी। जो भी आपको ज्यादा सूटेबल लगे अपनी पर्सनैलिटी से, जिसमें आपका ज्यादा मन लगे, आई थिंक यू शुड डू इट। इट डेफिनेटली एड्स यू टू एज अ लॉयर, आप एज अ लॉयर आप बेटर होते हो, आप एज अ पर्सनैलिटी आप बेटर होते हो। सो आई थिंक दिस इज द आइडिया बिहाइंड दीज एक्स्ट्रा करिकुलर्स, और आपका जहाँ पे मन लगे आप वो करिए उसमें। लोग डिबेट करते हैं आजकल, एमयूएन का बहुत है, लॉ जी, कुछ स्टूडेंट्स ट्रेंड एमयूएन नया शुरू तो हुआ है एमयूएन का। जी। जी। यूनाइटेड नेशंस, तो उसमें आई एम श्योर कि करने, मैंने कभी नहीं किया बट आई एम श्योर कि उसमें भी मजा आता होगा। यू रिप्रेजेंट कंट्रीज एंड यू डिफेंड देम यू नो इन अ पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ डिबेट, डिबेटिंग करते हैं आप, तो उसमें भी सेम आइडिया होता है। जी। तो आई थिंक ऑल ऑफ दीज एड्स टू यू एज अ पर्सनैलिटी, आपके एज अ लॉयर आप ग्रोथ होती है। बिकॉज लॉ में आप यही करते हो भाई, आप आर्ग्यूमेंट करते हो, जज का एक अलग पर्सपेक्टिव होता है, अपोजिट पक्ष का अलग पर्सपेक्टिव होता है, यू काउंटर व्हाट इज अगेंस्ट यू, यू ट्राई टू elaborate or back what is in your favor. So that's all adds up to you being a lawyer subsequently. जी। इससे मेरा एक छोटा सा प्रश्न आपके लिए निकल के आ रहा है, फ्रॉम वन लॉयर टू दी अदर, और चूंकि आपने भी मूड कोर्ट किया और मैं भी उसमें शामिल रहा अपने कॉलेज के जीवन में, कि मूड कोर्ट में हमें दुनिया भर का समय मिलता है बहस करने के लिए। वो अलग बात है कि जो जजेस बैठते हैं मज़े लेके चले जाते हैं बच्चों से, वो अलग अब चर्चा का विषय है। अब क्योंकि आप भी ग्रेजुएट कर गए हैं और आप भी अब मूड कोर्ट जज कर रहे हैं, तो शिकायत के तौर पे तो नहीं, पर एक डिफ्रेंसिएशन के तौर पे मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि चाहे कोई भी कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट में तो हमें पता ही है कि बहुत कम वक्त मिलता है अपना केस रखने के लिए। हाई कोर्ट कोई बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है जब एडमिशन की बात करें तो, और ट्रायल कोर्ट में शायद थोड़ा सा समय ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन ट्राइब्यूनल्स वगैरह जो भी है, क्योंकि जजेस कम हैं तो समय का अभाव रहता है हमेशा। तो आपको लगता है कि हैज़ द टाइम कम, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 70 साल से ज़्यादा हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए, और इस आज़ादी के तौर पे हम जजेस तो बढ़ा नहीं पाए,
कॉलेजेस हमने बेशुमार कर दिए हैं, इतना कि अब 2-3 साल पहले वो लग गया और उसके बाद हम बच्चों को जब कहते हैं भाई आप मूट कोर्ट करिए, मूट कोर्ट सीखिए, ठीक है, बहुत अच्छी प्रतिस्पर्धा है, सीखने को मिलता है, घूमने को मिलता है और आप 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटा बहस कर जाते हैं। पर वास्तविकता से कोसों दूर है, क्योंकि जब तक आप फाइनल आर्गुमेंट की स्टेज में नहीं आते किसी भी कोर्ट में, या आप उस वकालत के तर्जुमे में नहीं पहुँचते, उस आपकी उतनी बड़ी वकालत नहीं हो जाती, तो ऐसा बहुत कम होता है कि आपको घंटा 2 घंटा या 3 घंटा किसी भी कोर्ट में बहस करने को मिले। तो क्या हमें मूट कोर्ट का स्टाइल बदल देना चाहिए और उसको मंडे फ्राइडे का स्टाइल कर देना चाहिए कि देखो जी ये है वास्तविकता, और इतना लंबा मत करो, क्योंकि वहाँ पे जजेस के पास टाइम नहीं होगा, क्योंकि होता क्या है, और आपने भी देखा होगा कि कई बार अगर बुरे जजेस मिल जाएं मूट कोर्ट में, मैं असल कोर्ट की बात नहीं कर रहा, तो अच्छे बुरे हर किस्म के जज हैं, लेकिन अगर मूट कोर्ट में आपको बुरे जज मिल जाए तो 1.5 घंटे में आपकी परेड निकाल देते हैं। ऐसा कई बार देखा गया है। कई बार मैंने भी देखा है कि बच्चे बेचारे रो पड़ते हैं, क्योंकि जस्ट बिकॉज समबडी इज़ वेरी अग्रेसिव एज अ जज, बच्चे को तोड़ देता है, उसका कॉन्फिडेंस डिमोलिश कर देता है। तो 2-3 मेरे सवाल हैं आपसे कि क्या हम रियल कोर्ट के स्ट्रक्चर पर मूट कोर्ट को कर दें, क्योंकि ये तो वही बात होगी ना कि 10th में जब अच्छे नंबर आते हैं और 11th में साइंस लेते हैं तो एक बड़ा रूट शॉक लगता है कि पता नहीं किस दुनिया में प्रवेश कर लिया। ऐसे ही जब बच्चा कॉलेज में पढ़ के आता है, इंटर्नशिप करने जाता है, कोर्ट में जाता है, उसको चीज़ें समझ नहीं आती हैं, और वास्तविकता में जब वो कोर्ट जाता है तो लगता है यार यहाँ तो टाइम ही नहीं मिल रहा बहस करने का। तो इस पर मैं आपका मत जानना चाहता सर आई थिंक जो मूट कोर्ट का एस्पेक्ट है वो ये नहीं है कि मतलब ऑब्वियसली असली कोर्ट्स में आप आर्ग्यू करेंगे या हूँ जी। बट द आइडिया इज कि आप एज अ लॉयर ग्रो करें, आपका थिंकिंग एबिलिटी बढ़े, आपका स्पीकिंग एबिलिटी बढ़े, यू कैन थिंक ऑन योर फीट। जब आपसे सवाल किया जा रहा है तो आप कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो, क्या आप राइट आंसर निकाल पा रहे हो कि नहीं। तो यस, रियलिटी बहुत डिफरेंट है और असली में इतना टाइम नहीं मिलता, और मतलब बड़े बड़े एडवोकेट्स को नहीं मिलता टाइम। जी। मंडे फ्राइडेज तो पॉसिटिव ऑफ होता ही है, और स्पेशली अगर किसी मैटर में जजेस हैव ऑलरेडी मेड अप देयर माइंड, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट में तो ऑलरेडी जजेस पढ़ के ही आते हैं सारी फाइल्स जी। वगैरह, तो फिर और ही मौका नहीं मिलता। तो while that may be there, but एंड ऑफ द डे आप एज अ स्टूडेंट तो आपको ग्रो करने का मौका दिया जाएगा, तो आप बोलिए 1 घंटा बोलिए, और वो 1 घंटा में आप अपने 1 महीने का समराइज करने की कोशिश कीजिए जो आप 1 महीने से मेहनत कर रहे हैं उसमें कोर्ट में। जी। और फिर जब आप बोल रहे होंगे तो उसमें आपकी ग्रोथ है, यू आर एबल टू अरेंज योर आर्ग्यूमेंट्स एक्सेट्रा। और जहां तक मूड कोर्ट जजेस की बात है तो सर मैं भी उनमें से एक बुरा जज हूँ, मैं भी बहुत ज्यादा सवाल करता हूँ। जी। बट मेरा आइडिया ये रहता है कि जब मैं किसी को भाप देता हूँ कि ये बहुत ही अच्छी तैयारी करके आया, ही इज अ वेरी गुड काउंसिल एंड ही कैन जी। स्पीक, तो मेरे को लगता है कि यार स्पीच कहीं और देंगे, कभी देंगे, आओ लेट्स मी टेस्ट यू एज अ लॉयर, मतलब लेट्स मी सी योर एप्लीकेशन ऑफ मेटल लॉ, टेस्ट करें आपका। जी। जी। मेंटल टेस्ट। तो फिर लेट्स सी हाउ वेल यू आर प्रिपेयर्ड, तो फिर मैं उससे काफी सवाल मारता हूँ एंड देन आई सी की हाउ ही रिएक्ट्स। बट द मोमेंट आई गेस कि वो शायद इतना मंझे हुए मूटर नहीं है या इतनी अच्छी तरह से नहीं है, देन आई लेट देम स्पीक एंड डू देयर बेस्ट। तो दैट्स हाउ आई अडेप्ट। बट एक बार कल मुझे लगता है कि मूटर एकदम तैयार है और एकदम लाइक पॉलिश्ड आए हैं मीटिंग में और एकदम तैयार होके आए, एकदम हर चीज फिंगर टिप्स पे रहती है, पेज नंबर दिस, साइटेशन दिस, जी। ये दिस। तब मैं बोलता हूँ कि ओके लेट्स एंजॉय, बिकॉज मुझे भी मजा आता है उनके साथ डिबेट करने में, ही जी। सो प्रिपेयर्ड। और एज अ जज मुझे सीखने को मिलता है, बिकॉज मुझे लगता है कि शायद एज अ काउंसिल में ये गलतियां करता हूँ, ट्रू। तो एज अ जज मुझे देखने को मिलता है कि शायद बूटे को ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था मेरे सवाल पे, फिर जी। मेरे को लगता है कि शायद मैंने भी कभी ऐसे रिएक्ट किया हो। पर्सपेक्टिव मिल रहा है। जी। पर्सपेक्टिव मिलता है मुझे बीइंग ऑन द अदर साइड। और बच्चे कई का सिखा भी जाते हैं, उनके पास कुछ केस लॉज एब्सोल्युटली। होते हैं एब्सोल्युटली। जो जी। मैंने नहीं पढ़े होते, और मुझे लगता है कि यार ये तो बहुत ही अच्छा केस लॉ है, मुझे यूज करना चाहिए या मुझे पता होना चाहिए था, हम्म, तो वो सीखने को मिलता है। क्योंकि लॉ इज सच एन इनफाइनाइट फील्ड, आप सब कुछ नहीं जान सकते हैं। जी। तो एंड वुड कोड प्रॉब्लम इज अगेन एन अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई योर माइंड, इट्स लाइक अ पजल व्हिच यू हैव टू क्रैक, तो वो ट्रू। मुझे मजा आता है करने में। और जब कोई अच्छे पॉलिश मूटर्स मिलते हैं जो एकदम तैयारी करके आए होते हैं, तो उनसे मुझे सीखने को मिलता है। सो दैट्स व्हाई आई एंजॉय द प्रोसेस, एंड दैट्स व्हाई आई बिलीव कि रियलिटी कुछ भी हो, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि मतलब ऑब्वियसली रियलिटी इज डिफरेंट, बट बच्चों को करने देना चाहिए बिकॉज वो उनकी ग्रोथ के लिए बहुत एसेंशियल है। जी। और जो आपने हमें शौक जी। लगा है शायद उन्हें भी लग रहा है। हाँ, नहीं नहीं, बहुत बहुत बढ़िया आपने बात बताई, और इतना अच्छा आपने अपने 5 साल का वर्णन दिया जो आपने यात्रा बताई अपने लॉ स्कूल की, कि किस तरीके से शुरुआती तौर पे शहर भी नया था, कॉलेज भी नया था, फिर धीरे धीरे आपका प्लेसमेंट सेल खुला, बच्चे भी लिमिटेड होते हैं, तो एक परिवार की तरह लोग एक दूसरे को जान लेते हैं। हम लोग के टाइम पे भी 80 लोग का बैच हुआ करता था, तो अब तो मेरे ख्याल से हर लॉ स्कूल में जो मैं सुनता हूँ कि सीटें बढ़ गई हैं, कंपटीशन बढ़ गया है, फीस बढ़ गई हैं, चुनौतियाँ बढ़ गई हैं, सब कुछ बढ़ ही गया है, इन्फ्लेट ही हो रहा है, डिफ्लेट कुछ नहीं हो रहा। तो लेट्स सी हाउ इन द टाइम्स टू कम वी कैन ट्राई टू फाइंड अ सोल्यूशन। मुझे लगता है ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है हम सबके लिए, एज लॉयर्स, एज स्टेक होल्डर्स इन द जस्टिस सिस्टम, टू इंश्योर करेक्ट। कि लोगों को न्याय मिले, और न्याय से मतलब ठीक ठाक फीस, एक अच्छी नौकरी, एक अच्छा ग्रूमिंग जो हम दे सकें। इसी बात को यहाँ विराम देते हुए मैं आपके अगले चरण पे आना चाहता हूँ, आपके जीवन के, जब आपने वकालत कर ली है अब, और
अपना करियर शुरू कर रहे हैं। आपने अपना करियर एक बहुत ही सर्वप्रसिद्ध जो हमारी इनडायरेक्ट टैक्स की फर्म है इंडिया में, लक्ष्मी कुमार श्रीधरन, वहाँ से आपने करियर शुरू किया। तो मैं उन पलों को रिवाइंड करवाना चाहूँगा आपके मस्तिष्क में, पूछना चाहूँगा कि कैसे रहे वो शुरुआती साल जब आपने लक्ष्मी कुमार श्रीधरन को ज्वाइन किया, क्या क्या आपको सीखने को मिला, कितना आप स्ट्रेस लेते थे एज ए यंग लॉयर। और क्योंकि मैं स्ट्रेस की बार बार इसलिए करता हूँ कि बच्चे बहुत स्ट्रेस लेते हैं, तो क्या लेना चाहिए उतने स्ट्रेस की नहीं, वंस यू हैव गॉटन अ जॉब? लक्ष्मी में मेरा ये हुआ था कि मुझे पीपीओ मिला था, मैंने जी इंटर्नशिप्स की थी वहाँ पे। तो मेरा उस टाइम पे डब्ल्यूटीओ लॉ में बहुत इंटरेस्ट था, तो लक्ष्मी हैज अ वेरी रोबस्ट इंटरनेशनल ट्रेड का टीम। जी बट अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि जब मेरा ज्वाइनिंग था तो इंटरनेशनल ट्रेड टीम में वैकेंसी नहीं थी, तो मुझे कस्टम्स टीम में डाल दिया गया, which again was an eye opener for me because customs is an integral part of international trade. तो उस टाइम मैं क्लिक कर रहा था कि भाई मुझे इंटरनेशनल ट्रेड टीम में क्यों नहीं डाला गया, बट कस्टम्स लॉ को अप्रिशिएट करना इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ अप्रिशिएटिंग इंटरनेशनल ट्रेड, बिकॉज एंड ऑफ द डे जो डब्ल्यूटीओ में आप केसेस करते हैं या पढ़ते हैं, उसका लॉ अप्रिशिएट करते हैं, उसमें तरह तरह की ड्यूटीज ही चैलेंज होती है मोस्टली, कि भाई ये अनफेयर ट्रीटमेंट मिला मेरे गुड्स को, गुड्स बाहर से आए और आपकी कंट्री में इतना अनफेयर ड्यूटी लगा दी इन द फॉर्म ऑफ सम कस्टम ड्यूटी और एक्साइज और सो ऑन सो फोर्थ। जी तो वो मेरे लिए काफी एक्सपीरियंस था। दूसरा एक एक्सपीरियंस जो हर एक के साथ रहता है, जो आई बिलीव कि मतलब काफी लोग फेस करते हैं, आई थिंक द यंगर जनरेशन इज स्मार्टर, सो आई डोंट नो कि वो कैसे अडेप्ट करते हैं, बट इसकी लॉ स्कूल से फर्म में आना, ये एक ऑफिस, जो मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि कोई चीज को एट लेजर पढ़ना टू डूइंग वर्क इन ऑफिस में 100 पीपल रिलाई अपॉन यू, इज अ टोटली डिफरेंट एनवायरमेंटल सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपके अंदर आनी चाहिए थी। तो वो एक वो एक था, एक ग्रोथ पीरियड था। नंबर टू, एक ये होता है नॉर्मली जो मैंने आजकल के बच्चों में देखा है, और शायद समथिंग जो हम प्रूफ कर सकते हैं, हर एक मैंने कुछ कुछ बच्चों में देखा है कि हम ये समझ के आते हैं कि भाई हमने 5 साल लॉ स्कूल कर लिया है तो हमें तो लॉ आ गया है। सेट हो गए हम लाइफ के। हम तो जी हम तो अब हम आएंगे, हम सिखाना चालू कर देंगे बाकी लोगों को कि भाई ऐसे नहीं होता है, ऐसे जी नहीं होता है। बट वो ये भूल जाते हैं कि भाई जो चीज आप 5 साल में इंट्रोडक्शन लेके आए हैं, वो आगे बंदा 15 साल से उसका चैंपियन बैठा हुआ है। जी और जी लक्ष्मी कुमार इज अ स्पेशलिस्ट फर्म, तो वहाँ पे क्या एब्सोल्युटली। होता है, टीम गाइड होती है वहाँ पे। एक रीडिंग कल्चर बहुत अच्छा है लक्ष्मी कुमार में, मुझे लगता है कि जो भी टैक्स में करना चाहता है, आई थिंक लक्ष्मी कुमार would be one of the best starts one can have, because वहाँ पे एक लर्निंग कल्चर है। वो लोग क्लासेस करते हैं रेगुलरली, सेशंस करते हैं रेगुलरली, एक दूसरे से डिस्कस करते हैं मैटर्स। तो आई थिंक फॉर अ यंग बडिंग लॉयर हु इज इंटरेस्टेड इन टैक्सेशन, आई थिंक इट्स अ हेवन फॉर देम। और मेरे लिए भी एक काफ़ी अच्छा था कि भाई मुझे भी काफ़ी सीखने को मिला। अब सेशंस होते हैं तो वो लोग आपको सिखाते हैं आके कि भाई ये लॉ है वो है। तो ये सब काफ़ी फेज रहा मेरे लक्ष्मी पुराण में। आई थिंक इन टर्म्स ऑफ लर्निंग एज अ स्टार्ट आउट, आई थिंक इट्स एन अमेजिंग प्लेस टू बी। ऑफ जी कोर्स जी फिर मुझे विद पैसेज ऑफ टाइम रियलाइज हुआ कि आई एम समबडी हु लाइक्स टू स्टैंड एंड आर्ग्यू और लाइक टू गो टू कोर्ट। एंड जो मेरा जो काम था वहाँ पे जिस टीम में मैं था, वो it's more of like structuring या giving opinions etc. तो मुझे रियलाइज हुआ कि भाई this is not I want to do। जो मैं सेल्फ डिस्कवरी की बात कर रहा था आपसे थोड़ी देर पहले, जी so that was the first self discovery where I had that कि भाई नहीं, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, और I belong to I should try, मतलब ये भी नहीं था कि मैं श्योर हो गया था कि मुझे लिटिगेशन ही करना है, जी but I should try my, लगता है because I always looked at myself and said कि हाँ मैं वोटिंग करता था तो मुझे वो आर्ग्यू करने में मजा आता था, तो इसलिए मुझे अपने आप को एक चांस देना चाहिए टू आर्ग्यू, टू जी बी अ लिटिगेशन लॉयर। अगर नहीं हुआ तो देखेंगे क्या करना है, बट लेट्स गिव माई सेल्फ अ चांस। सो दैट्स व्हेन आई रियलाइज। तो वहाँ पे मेरा जो स्टिंट है वो 1 साल का ही रहा, एंड देन आई लेफ्ट आफ्टर द ईयर। जी। उसके बाद आपने वरिष्ठ अधिवक्ता हैं जयंत भूषण साहब, देश के प्रसिद्ध अधिवक्ताओं, वरिष्ठ अधिवक्ताओं में उनकी गिनती होती है, आपने उनका चेंबर ज्वाइन किया। तो उस यात्रा के बारे में बताएं, क्योंकि मैं आपकी यात्रा देख रहा था। जी बताएं। सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक्चुअली क्या था, मिस्टर जयंत भूषण को ज्वाइन करने से पहले 1 साल मैंने 30,000 में काम किया था। अच्छा जी लक्ष्मीकांत छोड़ के मुझे रियलाइज हुआ कि स्टार्ट करना है कहीं लिटिगेशन, तो जहाँ से तो स्टार्ट किया, तो फिर रियलाइज हुआ कि जब जहाँ से बेसिक्स होता है वहीं से स्टार्ट करना चाहिए। जी तो फिर ट्रायल कोर्ट गया, ट्रायल कोर्ट में कोई मिला नहीं सीनियर अच्छा, फिर इवेंचुअली 2-3 झटके खाने के बाद एक अच्छे कुछ अच्छे टीचर्स मिले, जो मेंटोर्स मिले, उनके साथ 1 साल काम किया, फिर मिस्टर जैन मुझे। जी। तो ये जो दौर रहा आपका 30 साल का, बड़ी अच्छी आपने इस पे चर्चा छेड़ी है, क्योंकि बहुत ऐसे यंग वकील होते हैं जिनको एकदम से दफ्तर नहीं मिल पाते या मेंटर्स नहीं मिल पाते, और मेंटरशिप का एक बहुत अहम रोल है हमारे हमारे प्रोफेशन में। और
ये बात मैंने अभी कुछ दिन पहले मैं जस्टिस नंदराजोग साहब से बात कर रहा था, और बाकी भी जब लोगों से मैं बात करता हूँ, इनके अभी हमने एपिसोड एयर किए हैं, तो मैं बार बार ये बोलता हूँ कि जजेस के लिए तब भी एक प्रणाली है कि आपकी जुडिशल अकेडमी है, वहाँ आके आपको बड़े बड़े वकील जजेस आके पढ़ाते हैं, टीच करते हैं। पर हमारे बार में ऐसा अभी तक, ठीक है हमारी बार एसोसिएशन हैं, बार काउंसिल हैं, पर जो एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम होता है कंटिन्यू लीगल एजुकेशन का, जो मैं देखता हूँ फर्म्स देती हैं या जुडिशल अकेडमीज प्रोवाइड करती है, हमारे सिस्टम में वो थोड़ा सा एबसेंट है। एंड I know it's harsh, but independent lawyers like you and I are then left to fend for ourselves. मतलब ये है कि भाई आपको मतलब डाल दिया है तालाब में या महासागर में, सीखिए, आपको सीखना है। अगर तैर गए बहुत बढ़िया बात है, और डूब गए तो भी आप आपकी है। तो ये जो तीसारी की आपने अपनी बात बताई कि 1 साल आपने वहाँ पे काम सीखा, तो कितना जद्दोजहद भरा था वो 1 साल, और उसके बाद जो आपने निर्णय लिया जैन रोशन जी को ज्वाइन करने का, और उनके दफ्तर में जो आपने काम सीखा, इन दोनों जर्नीज़ को मैं आपसे साझा करना चाहता ज्वाइनिंग शुरू में बहुत टफ था बिकॉज एक तो यही था कि पॉश कॉन्फ्रेंस रूम से आप जेल पहुंच जाते हैं हूँ। मीटिंग जी। करने के लिए। यहाँ पे पंखा भी नहीं होता और आप गर्मी में पसीने से नहा रहे होते हो, बट आपको पता पूछना होता है कि भाई कैसे कैसे क्या क्या हुआ। जी। और ऑन द अदर हैंड जो बैकग्राउंड था मेरा जो पहले करके आया था वो थे पॉश एसी कॉन्फ्रेंस रूम, जहाँ पे आप लीगल हेड्स और टैक्स लोगों के साथ बैठ के स्ट्रेटजाइज कर रहे हैं कि भाई कहाँ से हुआ है। सो दैट वाज अ शॉक। But even before that happened, finding somebody in Tisari was difficult for me because मेरा कुछ जान पहचान नहीं था लीगल में। तो मेरे को एक दो जगह गया जहाँ पे नहीं लगा कि जिनके साथ हूँ वो अच्छे इंसान हैं या गाइड करना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं। तो फिर उनको अलविदा कहा। फिर जाके मुझे अच्छे मेंटोर्स मिले। फिर तो जब वहाँ गया तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा रेवलेशन था बिकॉज लॉ स्कूल में सीपीसी सीआरपीसी नहीं सिखाते हैं। मतलब जी। एक एग्जाम की तरह आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ाते हैं, जैसे जैसे जुडिकाटा सब ये सब कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं। बट कोर्ट्स में तो एक अलग ही छोटे छोटे ऑर्डर्स पे पूरा मैटर घूमता है, तो वो सब करेक्ट। मुझे पता ही नहीं है। जी। तो वो मेरे लिए बहुत ही बड़ा शौक था। तो इनफैक्ट मैं एक इंटरेस्टिंग बात कहना चाहूंगा कि हुआ ये था कि जब मैं लक्ष्मीकांत छोड़ा मैंने और फिर मेरे को लगा कि मुझे इनसे लिटिगेशन फर्म भी ज्वाइन करनी चाहिए, मतलब ये भी एक ऑप्शन है। तो मैंने जी। इंटरव्यूज दिए तो ज़्यादा हुआ नहीं। तो वाड़े गांधी में मेरा एक इंटरव्यू हुआ और उन्होंने मुझसे काफ़ी अच्छे सवाल किए। तो मुझे लगा कि हाँ भी मुझे कमर्शियल साइड या ये बेसिक्स जो होते हैं ये सब आने चाहिए। तो इंटरव्यू हुआ तो वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में थे, तो उन्होंने बोला वी टेक सम टाइम एंड वील गेट बैक टू यू। तो uh, वो हुआ, इतने मैंने तीसरी ज्वाइन कर लिया। और मैं तीसरी जब घूमता था तो मैं साथ में सीपीसी सीआरपीसी लेके घूमता था, जी। जहां मैं कुंजी कुछ चाहिए, ऐसे कुंजी है प्रोविजन हमारे हाथ में जी, या गुटखा जिसको हम कहते जो हैं क्रिमिनल में। जी। ऐसी मैं कोई प्रोविजन सुनता था, कान में पड़ता था कि कोई बोल रहा है, मैं फट से खोल के देख लेता कि भाई क्या है ये। बिकॉज मेरे को हम्म। तो आई वाज लाइक ब्लैक, मतलब पूरे खाली स्लेट की भाई, जो स्पंज की तरह मुझे बस एब्जॉर्ब करना है मेरे आसपास जो भी चल रहा जी। जी। है। तो वो चीज तो वो मैं बहुत प्रोसेस एंजॉय करने लग गया। और जो मेरे सीनियर थे उनको भी लगा कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ, तो वो मुझे ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी देते थे कि ये जी। अच्छा ये फाइल भी पढ़, ये केस भी हो गया। और दिल्ली में क्या है कि ट्रायल कोर्ट बहुत दूर है एक जी। दूसरे से, तो वो हर जगह जा नहीं सकते। उनकी प्रैक्टिस एक फ्लरिशिंग प्रैक्टिस है, तो वो कहाँ कहाँ जाएंगे। उनको लग गया कि भाई ये लड़का मेहनती है, वकील अच्छा है, तो फाइल में ये है, तुझे ये बोलना है, ये रात को पढ़ लियो, जा बहस कर दे। हम्म। तो इनफैक्ट जस्ट 2-3 months इनटू द प्रैक्टिस और मुझे उन्होंने एक मर्डर केस में बेल आर्ग्यू करने को मिल दिया। जी। तो मतलब दैट वाज लाइक अ अपॉर्चुनिटी, मतलब गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी फॉर मी। तो वो एक लर्निंग फेज मेरे चालू हो गया, तो आई स्टार्टेड एंजॉयिंग दिस। तो जो मैंने इंटरव्यू दिया था वाड़े गांधी में, उनसे मेरे को कॉल बैक आया कि आप आइए, आप ज्वाइन कर सकते हैं और this thing। तो दैट टाइम मेरे को इतना मजा आने लग गया था, तो मैंने बोला कि मैम थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी, मतलब इट्स आई रियली अप्रिशिएट दिस, बट मेरे को इतना मजा आ रहा है अभी कि मैं शायद नहीं लेना चाहूँ। जी। सो दैट वाज आल्सो, मतलब वैसे आप देखें तो इट्स नॉट एग्जैक्टली अ वाइज डिसीजन, बट मेरे लिए इंस्टिंक्टिवली बहुत ही अच्छा डिसीजन था। मैंने सोचा ही नहीं, मतलब फोन आया मैंने मना कर दिया, फोन रख दिया, वापस काम चले गए। जी। मैंने सोचा भी नहीं कि मैं सोच के बताता हूँ या देखता हम्म। हूँ या पेरेंट्स से डिस्कस करता हूँ या ब्रदर से, कुछ भी नहीं किया। तो इतना मुझे मजा आने लग गया। तो वो एक बहुत ही बड़ा लर्निंग फेज था। और ऑब्वियसली मतलब एज अ जूनियर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती मैटर्स की, बिकॉज सीनियर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, तो आप जाओ जो जी। मुझे बहस करो और जी। जी। मजा जी। लो। तो वो चीज होती है। और तो वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा फेस था सीपीसी सीआरपीसी। जो मैंने, जो भी मेरा बेस बना है सीपीसी सीआरपीसी में, वो उसी लाइन का है। फिर 1 साल में रहा तीसरी में। मतलब आई कैन से कि मुझे बाकी डिस्ट्रिक्ट कोच करना अंदाजा नहीं है, क्योंकि मैं उतना इंटरेक्ट नहीं किया हूँ बाकी लॉयर्स से। बट तीसरी हैज अ गुड कल्चर ऑफ
डूइंग गुड जी। वर्क ये इन सबसे टर्म्स ऑफ पुराना ट्रायल कोट है, ट्रिब्यूलेशन। गढ़ माना जाता है उसको ट्रायल कोर्ट का, कि अगर आपने वहाँ मत्था टेक लिया तो आप ट्रायल में धोखा नहीं खाएँगे, ऐसा माना जाता है। क्योंकि मैंने भी वहाँ पे 2 ढाई साल बतौर एज़ अ जूनियर काम किया, तो तीसारी की जो इज़्ज़त है, किसी भी वकील की नज़र में वाक़ई बहुत ऊँची होती है। और हमारे जो बड़े-बड़े जजेस हैं, जो आज के बड़े वकील हैं, सब ने अपना करियर कहीं न कहीं तीसारी से ज़रूर शुरू किया है। तो वो चीज़ मुझे था कि एंड आई थिंक इट ब्रॉट मी इन गुड स्टेट, बिकॉज़ आगे जाके जब मैंने सुप्रीम कोर्ट में काम चालू किया, तो मैंने देखा कि भई एज़ अ मतलब वैसे तो मैं ये मानता हूँ कि एज़ अ लॉयर आपकी कोई जर्नी, कोई सेट पाथ नहीं है। आप जी, हार्ड वर्क करेंगे, आप कहीं भी करेंगे, आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। देयर आर मेनी एग्जांपल्स जो सुप्रीम कोर्ट में ही डायरेक्टली चालू किए, कभी नीचे कोर्ट नहीं गए, एंड दे आर एक्सेप्शनली गुड लॉयर्स। सो जी, फॉर वंस मैं ये नहीं बोलना चाहता कि भई ओनली वे टू सक्सीड इन लिटिगेशन इज़ टू स्टार्ट अ ट्रायल कोर्ट, मैं ये ऐसा राइट। बिल्कुल भी नहीं बोलता। आपकी किस्मत जहाँ आपको ले जाएगी, जहाँ आपका मन करे आप जाइए, आप हार्ड वर्क करेंगे तो आप डेफिनिटली सक्सीड करेंगे। हर एक का अपना तरीका होता है सक्सीड करने का इस प्रोफेशन जी, में। तो मैं ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ, बट कुछ-कुछ मुझे जो इंटरेक्शंस हुए मेरे फेलो कॉलीग से, मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद सीपीसी पे अगर आपका बेटर कमांड हो, या आपने ट्रायल देखा हो अपनी आँखों से, तो आप बेटर एप्रिशिएट करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में ब्रीफ में क्या चल रहा है। तो वो चीज़ मुझे लगा कि वो मेरे में एडवांटेज थी जब मैं सुप्रीम कोर्ट पहुँचा प्रैक्टिस करने के लिए। तो आई थिंक दैट 1 ईयर पुट मी इन गुड स्टैंड। समटाइम्स आई रिफ्लेक्ट बैक आल्सो कि शायद वहाँ पे 1 साल और करना चाहिए था। तो और सॉलिड फाउंडेशंस बनते, या यू नो नेवर देयर इज नो एंड टू इट। हम हमेशा सोचते हैं कि यार 1 साल और मजा आता और सीखते, ये करते। जी, जी, तो वो चीज़ था, फिर वो 1 साल रहा, फिर 1 साल बाद रियलाइज़ किया कि ठीक है, अब थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं, हाई कोर्ट भी एक्सपोज़र लेते हैं थोड़ा-सा। फिर से वही स्ट्रगल चालू हुआ टू फाइंड अ सीनियर, बिकॉज़ वही था कि कहीं से कुछ जुगाड़ नहीं हुआ, तो मैं सीवी लेके पहुँच जाता था हाई कोर्ट जी, कि रख लो, रख लो, रख लो। व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज़ कि आई यूज्ड टू ऑब्जर्व पीपल इन द कोर्ट कि कौन आर्ग्यू कर रहा है। तो जिसका मुझे आर्गुमेंट पसंद आता था उसको गूगल करता था, देखता था कि उसने क्या-क्या रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं, केस लॉज़ हैं, और लगता था कि मैच कर रहा है, वही एरिया ऑफ लॉ करना है, तो सीवी लेके पहुँच जाता था। एंड आई थिंक जो भी आपके स्टूडेंट व्यूअर्स हैं, जो फ्रेश लॉयर्स हैं, जो देख रहे हैं, दे विल रिलेट टू दिस फैक्ट कि स्टैंडर्ड आंसर्स की भी थैंक यू फॉर द एप्लीकेशन बट देयर इज नो वैकेंसी। जी। एंड निराशाजनक एक जो उत्तर मिलता है। जी, जी, हाँ, तो बहुत लोग ऐसे थे, कुछ लोग बोलते थे कि 1-1 महीने बाद आना, तो ऐसे फिर एक इनफैक्ट सीनियर थे जिनके साथ मैं बहुत काम करना चाहता था, मैं नाम नहीं लूँगा, तो उनको बोला कि सर एक बार सीवी देख लो, पसंद आए तो मत रखना, इंटरव्यू मत लो बट सीवी तो देख लो। तो ही रिफ्यूज्ड टू इवन लुक एट माय सीवी, लाइक गेट आउट ऑफ माय ऑफिस। एंड जब मैं इंसिस्ट करता था तो ही जल्दी लाइक गेट आउट ऑफ माय ऑफिस, गेट आउट। तो लाइक दैट, तो ये भी एक्सपीरियंस हुआ, ये भी जी। मतलब देखा। ज़िल्लत भी सहनी पड़ती है सक्सेस आने से पहले। जी, जिल्लत क्या, काम तो हमें ही सीखना है, मतलब जी, सीख रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी है कि भाई जो भी है, सामने वाला कैसा भी हो, आपको तो आपका करियर तो आपके हाथ में है, आपको तो सीखना है। जी, तो वी हैव टू ट्राई आवर बेस्ट टू डू व्हाटएवर लेंस टू लर्न, दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग। फिर कहीं से पता चला कि मिस्टर जैन भूषण इज लुकिंग फॉर जूनियर्स, तो उनको सीवी भेजा। सीवी भेजते ही 12 घंटे के अंदर उनका रिस्पॉन्स आ गया कि कम फॉर इंटरव्यू। तो इन्होंने इंटरव्यू लिया, तो फिर उन्होंने रखा, ही वाज लाइक द फर्स्ट पर्सन हु जेन्युइनली वांटेड टू नो कि भाई आर यू वर्थ इट और नॉट, या तुम्हारी सीवी में जो लिखा है वो सच है कि नहीं, क्या हो हुँ, तुम। हुँ, सवाल पूछे 2-3 किस तरह के मैटर्स की, क्या। ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने जेन्युइनली, मतलब, एंड फॉर दैट आई एम ग्रेटफुल टू माय फ्रेंड आल्सो, जिसने बोला कि जैन भूषण क्या अप्लाई करो। जी, तो वैसे जैन भूषण आल्सो कि ही हैड सच अ ट्रांसपेरेंट प्रोसेस ऑफ टेकिंग मी इन। So that happened, and that's how I shifted from tripod to hyper. जी। इतनी देखिए बढ़िया आपने यात्रा बताई। और मैं दर्शकों को बता दूँ कि जो बतौर पहली पीढ़ी की जो जद्दोजहद होती है वाक़ई ज़्यादा होती है। आपने कहा कि भई ज़िल्लत भी सहनी पड़ी, और कई बार ऐसा करना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर ऐसा किसी के साथ भी हो तो वाक़ई खेद जनक बातें हो जाती हैं ये। पर तब भी आपने हिम्मत नहीं हारी। आप अपने बल पे तीसारी गए, वहाँ काम सीखा, हाई कोर्ट गए, बाकायदा अपना सीवी लेके घूमा। ऐसा बहुत लोग के साथ होता है जब हम लोग ट्राई करते हैं। बाकायदा मैंने भी ये किया जो आपने किया, कि खुद ही अपने लिए रास्ते बनाने पड़ते हैं। कोई आपके लिए सोने की तश्तरी लेके नहीं खड़ा कि उसमें आपका आवभगत होगा और आपको चंदन टीका लगाया जाएगा। ऐसा नहीं होता। होटलों में तो पैसा देके हो जाता है, लेकिन वकालत की दुनिया में, वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बहुत संघर्षपूर्ण हम सबकी यात्रा है इसमें। किसी की मैं नहीं कहूँगा कि सरल है या ज़्यादा कठिन है, पर है, इसके अपने अपने संघर्ष हैं। तो ये जो आपने भूषण साहब को ज्वाइन किया, उसके बाद वो कैसा सफ़र रहा आपका, वो मैं जानना चाहता हूँ। और उसके बाद फिर आपने एक छलांग और मारी एक अगली सॉलिसिटर फर्म्स की, करांचा वालन कंपनी में। तो इन दोनों यात्राओं को मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि कैसी रही, क्योंकि एक सीनियर के दफ्तर से फिर एक सॉलिसिटर के दफ्तर का ट्रांजिशन, और दोनों में आपको क्या क्या सीख मिली, उसके बारे में आप बताएं।
अगेन वो फिर से वो लर्निंग जर्नी स्टार्ट हो गई मिस्टर जैन भूषण के साथ, बिकॉज मुझे हाईकोर्ट की फंक्शनिंग नहीं आती थी। जी। तो ये और वहाँ पे फिर नेचर ऑफ मैटर्स डिफर हो जाते हैं। तो मिस्टर जैन भूषण कमर्शियल मैटर्स बहुत करते हैं, तो वो मेरे लिए फर्स्ट एक्सपोजर था कमर्शियल मैटर्स के लिए। आर्बिट्रेशन हो गए, बड़े कमर्शियल डिस्प्यूट्स हो गए। उस टाइम पे एनसीएलटी नहीं था, सीएलबी था, तो सीएलबी के मैटर्स, जी, ऑपरेशन कंपनी लॉ डिस्प्यूट हो बोर्ड, गए। दर्शकों के लिए बता दें कि कंपनी लॉ बोर्ड हुआ सीएलपी। जी। तो और सर्विस लॉ, उनका तो ऑब्वियसली मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बिट्स वगैरह तो होती ही हैं, तो वो चीज़, तो वो मिले फिर से एक वही स्पंज वाला मोड मैंने एंटर किया और हर चीज़ एब्जॉर्ब करने की कोशिश करी जो मेरे आसपास हुई, सीखा, हार्डवर्क किया। वहाँ पे भी इंटरेस्टिंग ये था कि व्हाट मेरा हमेशा एंडेवर था कि भाई मैं जूनियर हूँ, तो आई शुड इम्प्रेस अपॉन सर कि मैंने हार्डवर्क किया है, मैंने फाइल पूरी पढ़ ली है और मेरा जी। कंट्रीब्यूशन ये है। तो ये मेरा शुरू में स्ट्रगल रहा। फिर वो चीज आने में थोड़े दिन लग गए, बिकॉज उनके लेवल को थोड़ा सा तो आप करेंगे। मैं आई एम लाइक अ नोविस, तो मैं इमीडिएटली तो मैं घुस के नहीं बोलूंगा कि सर आपने ये पॉइंट मिस कर दिया, ये पॉइंट है या ये कुछ है। जी। तो ये चीज थी। फिर एक चीज इंटरेस्टिंग जो मैंने आदत डेवलप करी, जो मुझे लगता है कि हर यंग लॉयर को करनी चाहिए, कि ये रेगुलरली एससीसी पढ़ना। 30,000 में क्या होता था कि आप सिर्फ बे प्रोविजन पे ही घूमते हैं मोस्टली, यार एक स्टैंडर्ड एक दो केस लॉज होते हैं, उसी पे आप आर्ग्यूमेंट करते थे 30,000 में। बट जब आप हाई कोर्ट पे चले जाते हैं, तो आप लेटेस्ट केस लॉज या उसके नाइसिटीज में आप आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो नॉट दैट कि ये 30,000 में नहीं होता है, बट जनरली मेरा जो थॉट प्रोसेस था वो थोड़ा सा लिमिटेड था 30,000 में। तो मुझे पता चला जो मेरे जैसे आसपास से जब हाईकोर्ट जाने गए, तो और लोगों से दोस्ती हुई जो मेरे जी। उम्र के थे। जैसे इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट में मैं और अभी मिले। तो उससे पहले हाईकोर्ट में तो मुझे मिले जो उन्होंने, जो मिस्टर राजू रामचंद्रन के जूनियर थे। जी। तो उन्होंने बताया कि उनके ऑफिस में कल्चर है कि सारे जूनियर्स एससीसी पढ़ते हैं, और हम लोग सर को ब्रीफ करते हैं हर हफ्ते भाई ये। तो मैंने कहा मुझे भी पढ़ना चाहिए, तो मैंने पढ़ना शुरू किया एससीसी को। और वही अब केस लॉस पढ़े तो लगा कि यार कुछ आता ही नहीं है, ये तो ये लॉ तो कभी पढ़ा ही नहीं। तो जितना फिर पढ़े वो हो धीरे लगता है कि यार इतना 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 नहीं आता। जी। धीरे सोचा। और जो पढ़ा भी है उसका ये पर्सपेक्टिव, जैसे 30,000 में आप 7-10 और 7-11 बहुत यूज करते हैं जी। सीपीसी के ऑर्डर, बट उसमें भी क्या नाइसिटीज हैं लॉ की। वो जैसे 7-11 का कोई केस लॉ देखा, लेटेस्ट और सी पढ़ा, तो लगा ये तो आता है। फिर देखा अच्छा ये तो पढ़ा ही नहीं कभी, इसका ये इंटरप्रिटेशन भी हो सकता है। जी। अच्छा, तो जी। वो चीज है। फिर वो आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स आई डिड टू माई सेल्फ, एंड आई थिंक एनीबडी कैन डू, इज कि एक साल आप रेगुलरली एससीसी पढ़ो। हम्म। एंड आई थिंक जो एओआर्स के एग्जाम देते हैं उनको भी मैं ये एडवाइस करता हूँ कि एक साल आप रेगुलरली सुप्रीम कोर्ट पढ़िए, वो आपका एक लाइफ चेंजिंग चीज होती है। और ऐसी जब आप पढ़ते हैं तो आप ढंग से पढ़िए उसको, ये नहीं कैजुअली बस पेज पलट दिया, उसको समझिए कि क्या प्रोविजंस इन्वॉल्व है, क्या केस में। तो वो मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा टर्निंग, मतलब मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत ही अच्छी चीज जो मैंने करी। और वो फिर शो भी होने लगी। ऑफिस में जैसे सर के पास एक ब्रीफ करने आए थे, तो उसमें कुछ इंटरेस्ट का इशू था, और बहुत ही बड़ा मैटर था, एप्टल में था मैटर। और मैंने सर को बोला कि सर इसमें एक लेटेस्ट केस लॉ है विच कैन बी हेल्पफुल। तो जो ब्रीफिंग काउंसिल थे वो बहुत ही अमेजिंग ब्रीफिंग काउंसिल थे। तो ये कुछ ऐसा केस लॉ है जो ब्रीफिंग काउंसिल के पास नहीं है, वो एक बहुत ही एक्साइटिंग मोमेंट होता है एज अ जूनियर, बिकॉज दैट्स योर चांस टू शो ऑफ कि भाई आप भी कुछ हो। तो सर ने बोला आई डोंट बिलीव यू, जाओ लेके आओ। तो हम्म। मैं लेके आया, एंड दैट टर्न आउट टू बी एग्जैक्टली ऑन पॉइंट। इट वाज लेटेस्ट केस लॉ, तो सुप्रीम कोर्ट का केस लॉ है, तो ऑब्वियसली ट्राइबल में हैज एन इम्पैक्ट। जी। जी। एग्जैक्टली, एंड दिस वाज द आर्गुमेंट ऑफ द अदर साइड कि भाई आप ये नहीं कर सकते हैं जिस पे हम्म। आप ऐसे ये कर सकते हैं। So then suddenly sir started realizing कि भाई he works hard. So then he started marking me briefs कि भाई ये complicated brief है, you read it and you assist me in this matter. So that was also a period of growth for just being in as junior, just being around to somebody who contributes to the chamber. So, and that further lends to your growth as a lawyer, because you get an opportunity to discuss with the senior. करेक्ट। जैसे मैं दिन रात को जैसे पढ़ी फाइल को रिसर्च किया, फिर मैं सर के साथ ही कोर्ट जाता था। सर के ऑफिस से, मैं गाजियाबाद में रहता था, तो मैं गाजियाबाद से नोएडा ट्रैवल करता था। और वहाँ वहाँ से सर के ऑफिस के पास ही मेट्रो स्टेशन है, सेक्टर 14 का। तो वहाँ से सर के साथ ही मैं कोर्ट जाता था। और सुबह जब मैं कोर्ट जाता था तो सर से बिल्कुल मतलब डांट खाते हुए जाता था, बिकॉज मैं सर को पिक करता था, सर आपने ये जी। आर्ग्यूमेंट क्यों नहीं किया, हम ये क्यों नहीं बोल रहे हैं, या सर ये किस तरह। मुझसे ब्रीफिंग भी देते थे मॉर्निंग में, जो जी। भी जी। एडिशनल पॉइंट इफ आई कैन कंटिन्यू। सर को ये रियलाइज हो गया था कि भाई मैं हार्ड वर्क करता हूँ, तो आई मे हैव समथिंग टू ऐड टू। तो बड़ी। वो चीज जी। अलग मेरे लिए ग्रोथ पीरियड था, बिकॉज व्हेन यू आर सीनियर, तो वही उनसे इंटरेक्शन करने में ही आपको इतना सीखने को मिलता है कि सर आपने ये क्यों नहीं आर्ग्यू किया,
फिर सर बताता है कि भाई बिकॉज़ आई नो अगर मैं ये आर्गुमेंट करूँगा तो सामने वाला ये रिएक्ट करेगा, सो दैट्स व्हाई आई डिड नॉट डू इट। सो that way Mr. Janbhushan is a very very good senior because he tells you why you're going wrong जी। and he interacts with you. अगर जी, सीनियर आपसे गिफ्ट ऑफ इंटरेक्ट नहीं फोरसाइट करते भी है तो और साथ ही में एक मेंटरशिप का एटीट्यूड भी है कि आपको सिखा भी रहे हैं और रिसेप्टिविटी है जूनियर की तरफ कि आपसे सीखना भी चाह रहे हैं। जी, करेक्ट 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 एब्सोल्युटली। तो वो चीज एक वो मेरे लिए बहुत ही अमेजिंग इंटरेक्शन, जो बाकी जूनियर्स थे सर के वो सर के साथ नहीं जाते थे। जी। वो उनको लगता था कि सर सवाल पूछेंगे क्या फायदा, वो डायरेक्टली पहुंच जाते थे या जैसे भी करते थे। हुँ, मेरे को लगता था कि पूछो वो सीखेंगे कैसे, जैसे नहीं पूछेंगे जी, तो जी, जी। डांट खानी तो क्या होगा, डांट खाएंगे कोई बात नहीं, मजा आएगा। हुँ, तो हुँ, वो चीज मेरे को बहुत मजा आता था। फिर धीरे धीरे मतलब और रिफाइनमेंट आती गई थॉट प्रोसेस में, बिकॉज यही डिफरेंस होता है एक एडवोकेट और सीनियर एडवोकेट में, कि बिकॉज मतलब नॉट टू मतलब से थिंग, बट यही होता है कि जैसे फलीद नरीमन सेज दिस बुक दैट यू हैव टू स्पेंड टाइम थिंकिंग अबाउट द ब्रीफ। हुँ, तो सीनियर एडवोकेट का जॉब ये होता है कि ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन ड्राफ्टिंग, ही डजंट हैव टू इंटरेक्ट विद क्लाइंट्स, ही डजंट हैव टू हैंडल एन ऑफिस, हिज जॉब इज जस्ट टू रीड द ब्रीफ एंड अप्लाई हिज माइंड। जी, तो मिस्टर जैन जो एक्सपीरियंस सीनियर काउंसिल है वो अपने रिफाइंड थॉट प्रोसेस से आपको बता रहे हैं कि व्हाट वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग। दैट्स अ ग्रेट ग्रेट लर्निंग अपॉर्चुनिटी। और मैं आई वुड पिक हिज ब्रेन्स कि सर मैंने ये केस लॉ निकाला, आपने ये देखा जी, क्यों नहीं, या आप ये वाला साइट क्यों नहीं कर रहे हैं। एंड इवन आफ्टर आर्ग्यूमेंट्स खत्म हो गई, वापस जा रहे हैं, तो सर अदर साइड की काउंसिल ने ये बोला था सर आपने ये क्यों नहीं बोला, हमारे पास तो ये केस लॉ है। देन हुँ, सर वुड से हुँ, कि मैंने इसलिए नहीं बोला बिकॉज इस केस लॉ में ये ऑब्जर्वेशन है जो मैं नहीं जी, चाहता था कि हमारे खिलाफ हो, तो दैट्स व्हाई आई स्टेड अवे फ्रॉम दैट केस लॉ, बट आई यूज दिस बेटर बिकॉज दिस इज बेटर सूटेबल ऑफ फैक्ट्स या फॉर दिस रीजन। जी। तो इतने सारे यू नो ट्रेड्स ऑफ दैट। एडवोकेसी आप सीख रहे हैं वहाँ पे। आप देखिए, मैं यंग व्यूअर्स को बता भी दी, इतनी बढ़िया आपने 2-3 बातें की। एक तो इम्पोर्टेंट ऑफ रिसर्च एंड रीडिंग कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जैसा आपने बताया गैलरी में बहुत लोगों से दोस्तों से मुलाकात हो जाती है और उन्होंने बोला यार हमारे चैम्बर में तो एससीसी पढ़ते हैं, तो वहाँ से आपने एक बात सीखी कि एससीसी पढ़नी चाहिए। और वीकली डाइजेस्ट आती है, मैं यंग अपने दर्शकों को बता दूँ, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती है। आप एससीसी की ऑनलाइन वेबसाइट जाएँ। और एससीसी में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एससीसी की साइटेशन साइट हो सकती हैं, वो कोई और लीगल जर्नल को कम महत्व देते हैं। और एससीसी एज अ मतलब वो हॉलमार्क है सुप्रीम कोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट केसेस को आप पढ़ें अगर आप रुचि रखते हैं और सुप्रीम कोर्ट में अपना करियर बनाना चाहते हैं। फिर आपने बात बताई किस तरीके से यू आर पिकिंग द ब्रेन्स ऑफ योर सीनियर कम्यूटिंग के दौरान भी और केस के दौरान भी। और जो अंदाज़े बयां जो मुझे उनका जो बड़ा पसंद आया है कि वो ये भी बता रहे हैं कि देखो इसमें ऑबिटर ये है या ऑब्जर्वेशन ये है, ये मैं कोर्ट से शील्ड करना चाह रहा हूँ ताकि मेरे क्लाइंट का इंटरेस्ट बचा रहे। तो ये और एक और चीज़ मुझे दर्शाता है और मैं व्यूअर तक रखना चाहता हूँ कि वो जो सीनियर में कितने वेल रेड है, उनकी खुद की रिसर्च कितनी है कि वो जानने कि इस केस में मुझे क्या बोलना और क्या नहीं बोलना। और ये तपिश, ये मेहनत, ये जो रंग निखर के आता है तभी आता है प्रोफेशन में जब आप साल दर साल लगा देते हैं। आप सोचें कि आप 2 साल में 5 साल में सीनियर बन जाएंगे तो उस गलतफहमी में ना जिए। ये जितने बच्चे में देख रहे हैं कम से कम, और मैं समझता हूँ भूषण साहब की जो बात करें, कुछ नहीं तो कम से कम 20 या 30 साल उनकी प्रैक्टिस होगी प्रोफेशन में। और कहते हैं कि सोना तभी के सोना बनता है। तो पल्लव साहब ने इतनी बढ़िया बढ़िया बातें रखी अपने इस चैम्बर की, किस तरीके से वो डांट भी खा रहे थे पर काम भी सीख रहे थे। और सीखने की जो ललक होती है वो हमेशा आदमी को आगे बढ़ाती है, मुस्तैद करती है। और इसी के साथ मैं आपके अगले चरण पे आऊँगा पल्लव साहब, जो कलांजा वालन कंपनी का है। अगेन वन ऑफ द वेरी प्रेस्टिजियस फर्म्स इन द कंट्री। बहुत नामी गिरामी क्लाइंट्स हैं उनके पास, नामी गिरामी फर्म है। तो ये जो आपका शिफ्ट रहा फ्रॉम भूषण साहब ऑफिस टू करांजा वाला, उसकी क्या थॉट प्रोसेस रही और करांजा वाला में जो आपका वर्क एक्सपीरियंस रहा वो कैसा था? सो मैं मिस्टर जैन घोषी के साथ था उस टाइम पे, वो स्कॉलरशिप फ्लोट हुआ था, सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स वेलफेयर ट्रस्ट स्कॉलरशिप। जी, तो फिर मैंने उसमें अप्लाई किया था, तो उसमें 2-3 राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज थे और यू हैव टू राइट एसेज एक्सेट्रा। सो वो प्रोसेस पूरा, बाय द टाइम दैट वो प्रोसेस पूरा हुआ तो मुझे 1.5-2 साल हो गए थे मिस्टर जैन घोषी के पास। और फिर मेरा वो सिलेक्शन हो गया स्कॉलरशिप में। तो फिर वहाँ से फिर मैंने डिस्कशन किया तो मुझे राइज हुआ कि राइट टाइम टू नाउ लर्न सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस, जी, सुप्रीम कोर्ट में भी सीखना चाहिए। तो जो स्कॉलरशिप वो था उन्हीं के रेफरेंस से फिर उन्होंने बोला कि करांजा वाज अ गुड प्लेस टू लर्न सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस बिकॉज prominent AORs in सुप्रीम कोर्ट में and arguably one of the best firms in सुप्रीम कोर्ट। तो उनके साथ फिर वहाँ पे ज्वाइन किया मिस्टर वीरोज की टीम में। तो वहाँ पे द रोल वाज फ्रॉम, जैसे आप सीनियर काउंसिल के जूनियर होते हैं तो अगेन योर जॉब इज जस्ट टू रीड द ब्रीफ एंड अप्लाई योर माइंड। तो करांजा वाला में इट वाज बैक टू यू नो एन एओआर फॉर्म कि भाई आपको ड्राफ्टिंग करनी है, आपको फाइलिंग करनी है, आपको इनिशियल क्लाइंट से मिलकर स्ट्रेटेजाइज भी करना है और लिस्टिंग करानी है सुप्रीम कोर्ट में, रजिस्ट्री से डील करना और लिस्टिंग कराना अपने स्किल है जो आप सीखते हो। जी, तो वो चीज़ वहाँ पे सीखी। वो फिर
हाँ, तो वहाँ पे ऑब्वियसली कांजा वाला है तो दे हैव द बेस्ट मैटर्स इन सुप्रीम कोर्ट, कमर्शियल मैटर्स जो वो करते हैं, दे हैव बिग क्लाइंट्स, तो उनके साथ फिर बड़े-बड़े वो मैटर्स किए, उनमें सीखने को मिला। ऑलमोस्ट सारे सीनियर काउंसिल्स को ब्रीफ किया उन सब मैटर्स में। दे उनका जो क्लाइंट लिस्ट इज लाइक एंडलेस, बट टू नेम अ फ्यू, पूरा एंटायर टाटा ग्रुप, वोडाफोन दैट टाइम, और डीएलएफ, ये सब इनके बड़े-बड़े मैटर्स थे। हिरनदानी का उन टाइम पे कुछ आर्बिट्रेशन चल रहा था, जो लाइक मैसिव मैसिव लर्निंग अपॉर्चुनिटी, तो वो किया उनके साथ। मिस्टर मुकुल रॉय की, शांति मान, मिस्टर हरीश साल्वे, मतलब यू नेम अ सीनियर एंड आई हैड द ओकेजन टू ब्रीफ देम थ्रू द जगह। यहाँ पे 2 मिनट आप पॉज़ करना चाहता हूँ पल्लव साहब, और एक छोटा सवाल करूँगा क्योंकि आप ऑलरेडी सीनियर के साथ काम कर चुके थे और अब आपने बताया कि आप बाकी सीनियर्स को भी ब्रीफ कर रहे थे। तो 2 सवाल हैं, एक तो कितना इंटिमिडेटिंग होता है एज़ अ यंग लॉयर टू गो टू अ वेरी एस्टैब्लिश्ड सीनियर्स ऑफिस, और दूसरा जो आपकी ऑलरेडी एक लर्निंग हो चुकी थी इन अ सीनियर्स चेंबर, वो कितनी काम आई टू ब्रीफ डिफरेंट वैरायटी ऑफ सीनियर्स, और कितना आपने सीखा? और दूसरा मेरा सवाल ये है कि from the perspective of a young lawyer, because you are briefing a senior and the next day you're also seeing that senior argue before a court. So, what do you think is more tough, as a young lawyer to brief a senior, or for that senior to argue before a judge? सर एक्सपीरियंस थोड़ा सा डबल फेस था, बिकॉज आई ऑलवेज क्लेम कि भाई मैं सीनियर के चैम्बर से आया हूं, सो आई एम एक्सपेक्टेड टू नो हाउ टू ब्रीफ अ सीनियर। बट आप यंग हैं तो आपको सारे लॉज नहीं आते हैं, नंबर वन, जी एंड नंबर टू सारे लॉज पे ये कमांड नहीं है, और नंबर टू हर सीनियर का अपना एक स्टाइल होता है, वो आपके हर एक का एक अपना पर्सपेक्टिव होता है ऑन द मैटर। वो आपसे अलग तरह के सवाल पूछेगा, बिकॉज दे हैव देयर ओन स्किल सेट, और उनका अपना एक सेट ऑफ आर्म्स है जो वो यूज करते हैं कोर्ट में। उनका हर एक अप्रोच होता है, जैसे मिस्टर मुकुल रोहतगी हैज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कमर्शियल सेंस, तो कि ऐसा होना चाहिए, तो ही वोंट आस्क यू कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो उल्टा सवाल करते हैं कि क्या इस केस में ऐसा कुछ हुआ है, उसका मुझे पेज दिखाओ। एंड ही हैज एन एलिफेंट्स मेमोरी, सो ही रिमेंबर्स एवरीथिंग। जैसे एक मैटर में उनको मैंने ब्रीफ किया हुआ था, और पहले ब्रीफ हुए हुए थे किसी प्रीवियस जूनियर से, और मैंने फाइल टेक ओवर की थी, तो जब मैं उनको ब्रीफ लेने गया तो मैंने उनको बताया सही ये मैटर है। अच्छा, ये वो मैटर है जिसमें दो भाई हैं, उनका आपस में ये झगड़ा चल रहा है, तो उसमें एक ऐसा पेज है जिसपे ये लिखा हुआ है, वो पेज दिखाऊं मुझे सही है। फिर एक ऐसा है, ये है, अब उसके बाद क्या हुआ लास्ट ईयर के बाद से ये बताओ, मैं कैसे ये है। अच्छा ठीक है चलो। तो ये एक एक्सपीरियंस होता है। एंड देन इनफैक्ट मैं एक इंटरव्यू देख रहा था कि सो आई एक मैं इंटरव्यू देखा था जिसमें आई डोंट रिकॉल शायद किसका था, शायद somebody was briefing Mr. फली नरीमन in a matter सुप्रीम कोर्ट में। बॉम्बे बार एसोसिएशन की काफी अच्छे वीडियोस हैं, उनमें से एक मैं जी देख जी। रहा था। वो थे शायद, तो उन्होंने बताया था कि कोई बिल्डिंग का इशू था कि भाई इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है, एंड मिस्टर फली नरीमन ने उनसे एक ही सवाल पूछा कि भाई आपने पेड़ कितने लगाए हैं, तो everybody was shocked, लेकिन दोनों जी you're not appreciating the issue, मिस्टर नरीमन ये पॉइंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। He said nothing doing, you tell me what I'm asking. तो यही हुआ। फिर अगले दिन when he was standing before the Chief Justice of India, the exact same question from the bench कि आपने पेड़ कितने लगाए, and everybody was like okay, that's why Mr. Fali Nariman is Mr. Fali yeah. Nariman। so वो एक एक्सपीरियंस था कि टू नो कि हर सीनियर काउंसिल को क्या चाहिए, और दे कैन बी मोर देन वन एक्सपर्ट पर्सपेक्टिव्स ऑन लुकिंग एट अ मैटर। पर्सपेक्टिव्स तो कई होते हैं, बट दे कैन बी मोर जी देन वन एक्सपर्ट पर्सपेक्टिव्स, और देयर न्यूमरस सॉल्यूशंस। जैसे मैथ्स में कई बार बोलते हैं कि दे कैन बी मोर देन वन वे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, तो आई थिंक इट्स लाइक दैट कि भाई देयर इज मोर देन वन सक्सेसफुल वे ऑफ डूइंग अ मैटर, तो एवरी सीनियर ब्रिंग्स दैट टू द टेबल। जी And skill set and experience and observations about a particular judge or court or a matter. That's what you get to learn. And करांजावाला में ये था कि ब्रीफ्स बहुत बड़े बड़े होते थे, बिकॉज हाई स्टेक्स कमर्शियल मैटर्स थे, तो उन पे कमांड लेने के लिए एक आई हैड टू लाइक अप माय गेम थोड़ा सा, मतलब रीड मोर एंड मेक अ डिटेल्ड लिस्ट ऑफ डेट्स। एक एक पेज आपको पता होना चाहिए, बिकॉज सीनियर काउंसिल नोस दिस स्टफ, सो ही इज गोइंग टू आस्क यू अ क्वेश्चन, राइट he's kind of cute. So that is there. And then a lot of, since those batters were big, there were huge teams also. जैसे बॉम्बे में सेवी काउंसिल्स आ रहे हैं, उससे भी तो उनसे भी आपको सीखने को मिल रहा है। There's somebody who has been handling the matter since the trial court stage, so he's an expert on the matter. राइट। So he's leading the briefing in the matter, and then this is you get to so much to learn by just by observing him. कि भाई ये he's such a great command over the matter. तो वो चीज़ भी होती है, तो that way Karanjala is a great exposure to know कि भाई how Supreme Court functions या how commercial matters are done. जी, ऐसा ऐसा भी कभी हुआ कि बतौर जूनियर आपको कभी
यू आर पुट ऑन द स्पॉट कि भाई सीनियर नहीं आ रहे हैं, पासवर्ड मांगने पर जैसे आपने बोल दिया जी करिए बहस, ऐसा कई बार हाँ, हो जाता है। तो कभी ऐसा हुआ आपके साथ जब आप वहाँ थे? नो, आई वुड से आई वाज अनलकी दैट वे कि जी, मुझे मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं। हाँ, एक दो बार हुआ, बट आई थिंक दैट वाज मोर कि भाई आप एडजस्टमेंट ले लो, सीनियर कांट कम, एंड जी, दैट जी, डे आई थिंक जजेस वर काइंड एनफ, बट आई वाज नेवर पुट ऑन द स्पॉट कि हाँ जज नहीं आया हो तो आप आर्गुमेंट, और सीनियर नहीं आया तो आप आर्गुमेंट कर लीजिए। चीज जी, एक दो बार हुई थी बस, आई वाज एबल टू डू इट, नथिंग मेजर आई कुड ब्रैग अबाउट कि हाँ। भाई हाँ ऐसा किया और एकदम हीरो ही बन गया उस दिन, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं, पर बट एडजर्नमेंट लेना भी अपने आप में बड़ी बात होती है, जो लोग शायद समझ नहीं पा रहे, क्योंकि अगर सीनियर ना पाएँ और कई बार अगर जज इसी बात पे अड़ जाए, आप ही बहस कीजिए, तो एडजर्नमेंट भी नहीं मिलती। और एडजर्नमेंट अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि क्लाइंट, जैसे आपने बताया, कमर्शियल लिटिगेशन है, हाई स्टेक मैटर्स हैं, नुकसान हो सकता है क्लाइंट का। और जजेस भी इस बात को समझते हैं कि चलिए एक यंग लॉयर, एक यंग वकील यहाँ खड़ा है, तो लेट्स नॉट ट्राई टू बर्डन देम अननेसरली, क्योंकि एक कॉस्ट की एक केस होती है जो जो करेक्ट। उस पर पड़ सकता है। तो आई थिंक जजेस आर ऑल्सो वेरी काइंड, in their own way. Sometimes you don't realize their kindness and we only see their harsher side. But having said that, आपने इतनी खूबसूरत बातें रखी हैं अपने असिस्टेंट से कि क्या क्या आपने सीखा, कितने तरह की आपने ब्रीफिंग की, और जो एक स्किल सेट होता है सीनियर के पास, उसको एक्सपर्टीज़ लाने में उसको कितना टाइम लग जाता है। इसके बाद आपका अगला फेज़ आया आपके करियर का, जहाँ पे आपने श्री एल नागेश्वर राव साहब को ज्वाइन किया, जो भी करेंट सुप्रीम कोर्ट जज हैं हमारे एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री में। तो उस एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, क्योंकि देन यू आर अगेन गोइंग बैक टू सीनियर्स चेंबर, हैविंग वर्कड विद द सीनियर्स चेंबर बिफोर। तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा, एंड उसके बाद जो आपने निर्णय लिया एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनने का, उस पर हम आएंगे, और आपकी जो इंडिपेंडेंट जर्नी है उस पर हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। मेरे को हो गया था कराने वाला में 1.5 2 साल के आसपास, और वही आई वाज डूइंग द सेम थिंग, तो मुझे रियलाइज हुआ कि अल्टीमेटली जब इंडिपेंडेंट होना है तो एक ऑलराउंड वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब करांचा वाला में आप कमर्शियल मैटर्स कर रहे थे, बट व्हाट अबाउट द अदर एरियाज ऑफ लॉ, द कॉन्स्टिट्यूशन, सर्विस लॉ? आप एज इंडिपेंडेंट काउंसिल यू कांट से नो टू ब्रीफ्स, सो आई डोंट जी, वांट टू बी उस स्पॉट में कि भाई मेरे को आता नहीं है तो आप मेरे को काम मत दो, बिकॉज एज इंडिपेंडेंट काउंसिल यू कांट से नो, आपको तो ब्रीफ चाहिए। तो आई थॉट, दूसरा मुझे रियलाइज हुआ जैसे जो मेरे फ्रेंड्स थे, जो जिन्होंने मेरे साथ कुछ स्कॉलरशिप्स, जो मेरे साथ जो स्कॉलरशिप जीती थी, या मेरे बाकी जी, दोस्त थे, मुझे रियलाइज हुआ कि उनसे तो एक चीज जो मैंने अच्छी करी है, मैं वाज लकी विद आल्सो, कि हमेशा मेरे साथ आई हैव बीन सराउंडेड बाय फ्रेंड्स जिनके साथ मैं लॉ डिस्कस करता था। तो एक टाइम पे होता था कि मुझे हमेशा लेटेस्ट केस लॉस पता होते थे, या नाइसिटीज जो है कंपेयर टू माय कॉलीग्स। तो बट मुझे रियलाइज हुआ कि करांजा वाला में आप इतना सारा काम करते हैं, कमर्शियल लिटिगेशन आप करते हैं, आप इतना हैंड्स ऑन काम करते हैं कि आपको वो रीडिंग का टाइम नहीं बचता। एंड एज अ यंग लॉयर आई थिंक दिस इज योर टाइम टू रीड, क्योंकि वो जो रीडिंग है वो प्राइसलेस है। तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने ये एक्सपोजर ले लिया है कि भाई हाउ टू कंडक्ट अ कमर्शियल लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट, ये मैंने ले लिया एक्सपोजर। बट वो बिफोर आई गो इंडिपेंडेंट मेरा रीडिंग प्रोसेस कंप्लीट, मुझे ऐसी फीलिंग होनी चाहिए। वो कंप्लीट तो कभी नहीं होता, आपको हमेशा लगता है कि यार ये भी सीख लो वो भी सीख लो, बट वाइल यू आर एट दैट स्टेज कि आप इंडिपेंडेंट नहीं हो रहे हैं और आपकी उम्र है अभी, तो आपको और रीडिंग करनी चाहिए। और मुझे रियलाइज हुआ कि जो मेरे साथ जो मेरे कॉलीग्स थे, जो सीनियर एडवोकेट्स के यहाँ थे, वो मुझसे आगे निकल गए इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। हम्म, तो वो चीज़ मुझे रियलाइज हुआ कि आई कांट लेट दिस हैपन, बिकॉज नॉलेज इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो देन आई रियलाइज कि आई शुड टेक अ ब्रेक। तो जब कांजा वाला से मैंने रिजाइन किया तो आई डिड नॉट रियली नो वेयर टू गो, बट मैंने कहा कि मिस रूबी हो, जो मेरे पार्टनर थी, शी वाज वेरी कोऑपरेटिव, सुपर नाइस टू मी एट दैट टाइम, एंड शी वाज लाइक कि ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि व्हाटएवर थॉट प्रोसेस यू हैव, आई रिजाइन, एंड आई स्टार्ट लुकिंग आउट फॉर सीनियर्स चेंबर्स। तो मिस्टर शिवराज गांवकर जो भी गोवा में प्रैक्टिस कर रहे हैं, जी, he had also won the scholarship with me 2012। सो उनको देख देख के मुझे लगता था कि भाई इतना ज़्यादा रीडिंग अपॉर्चुनिटी है उनके पास, तो मिस्टर नागेश्वर राव would be a good office to get the reading opportunity. So I applied to him. I waited for a month. That was a time when he was resigning from his ASG shift. So he was also in that transition phase. जी, And Mr. Bioja was kind enough to drop a word for me. रिकमेंड किया था मुझे। तो मिस्टर नागेश्वर once he settled I think back, तो उन्होंने मुझे 1 महीने बाद रख लिया। He's also like a super nice human being। तो एक बार मैं उनके पास गया तो उन्होंने बोला कि 1 महीने बाद आना वैकेंसी। तो बिकॉज आई वाज इंक्लाइंड टू वर्क विद हिम, तो मैंने 1 महीना एक्चुअली कहीं नहीं गया, मैं घर पे ही बैठा था। फिर जी, 1 महीने बाद मैं फिर से गया, मैं कहा सर आपने बोला था 1 महीने बाद आना।
कहते यू आर वेटिंग फॉर मी समथिंग, मैं कहा यस यस, कहते ओके कम। तो दैट्स हाउ माय जर्नी स्टार्टेड नागेश्वर, ट्रांजिशन फ्रॉम Karanjala LMR। जी, इट्स अ वेरी नाइस नैरेटिव जैसा आपने बताया किस तरीके से उनको महीने भर बाद भी याद थी ये बात और उन्होंने आपको निराश नहीं किया। तो हाउ डिड यू फाइंड योर एक्सपीरियंस इन हिज चेंबर वीज़ अवी योर एक्सपीरियंस विद मिस्टर भूषण चेंबर, जहाँ पे आपने पहले काम किया था? क्योंकि हर सीनियर का अपना एक स्टाइल ऑफ वर्किंग होता है, एक एक बारीकी होती है, एक नफासत होती है। तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि नागेश्वर राव साहब के चेंबर से कैसे आपने काम सीखा और उसके बाद वो कौन सा टाइम रहा जब आपको लगा कि अब आपको इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए? अगेन सेम वही रीडिंग फेज स्टार्ट हो गया, दैट कि भाई बहुत कुछ सीखना है और बहुत कुछ सीखने के लिए है। तो अब मिस नागेश्वर के जो मेरे कॉलीग्स थे वो भी बहुत ही रिफाइंड वॉइस थे मेरे आसपास, और मुझे लाइक देयर सो मच फॉर मी टू ऑब्जॉर्व। मिस नागेश्वर वाज अ वेरी एट दैट टाइम अ वेरी गुड कॉन्स्टिट्यूशनल एंड सर्विस लॉयर। जी, तो Karanjala में there was focus on commercial law, but I was missing out on these area of learning, constitutional challenge या service जी, law, those nice things of administrative law। तो वो चीज़ मेरा फिर लर्निंग फेज स्टार्ट हुआ। और मिस्टर नागेश्वर वो हैं जो अपनी ब्रीफ एक्चुअली खुद पढ़ते हैं। ही इज अ वेरी स्पीड रीडर, ही रीड्स एवरी सिंगल पेज लाइक रियली रियली। तो उनको आपसे ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप लिस्ट ऑफ डेट्स बना के दें या आप उनको बताएं कि ये हुआ ये वो खुद पढ़ लेंगे। उनको सिर्फ आपसे ये जानना है कि भाई अब इसमें लॉ क्या है और कल क्या बहस करनी चाहिए। सो दैट वे ही ट्राइज टू चैलेंज यू। At the end of the day, you are breaking your head against the person who is like top notch senior advocate. हम्म, And that time only, I think he had won that acquittal for Miss late Miss Jayalalitha. So जी, uh, immediately he'd come back. He's like back from the ESG ship, or immediately हम्म, that acquittal came to him. So he was again the limelight. Again, he was a top notch senior counsel in that league, and all the big matters उनके पास आते थे। और हर ही एरिया ऑफ लॉ के, तो वो एक्सपोजर बहुत ही अमेजिंग था कि भाई वही फिर से वही रीडिंग फेज स्टार्ट हो गया, अडेप्टिंग टू हिज थिंकिंग प्रोसेस। उनके जो पर्टिकुलर सेट ऑफ केस लॉज हैं, जो उनका थॉट प्रोसेस है, तो वही फिर से चालू हो गया। नॉट ओनली उनसे सीखना, बट मेरे आसपास जो कॉलीग्स थे, जो उनके बाकी जूनियर्स थे, जो पहले से उनके ऑफिस में काम कर रहे थे, उनसे भी सीखने को मिला कि भाई ये है, इससे होता है। और अगेन वही बहुत ही वो खुद बहुत हार्ड वर्किंग है, तो एज अ जूनियर आपको उनसे ज्यादा ही हार्ड वर्क करना है। जी, 2 days ago, तो वही 7 days a week 14 hours a day पीरियड चालू हो गया कि भाई जिंदगी में कुछ और नहीं है आपके। घोर पैंट भी तपस्या है जी। पहनी, पजामा पहनिए और ऑफिस आ जाइए, बस इतना ही करना। जी, जी, और आप हेड डाउन करिए और फाइल पढ़िए और लॉ पढ़िए और ट्राई टू मैच हिम, or try to be of any assistance you can to him, because he's somebody who's anyway so thoroughly prepared. राइट, But your job is to contribute, मतलब। and he had a very high standards। तो जैसे एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, मेरे साथ बहुत फनी इंसिडेंट हुआ था कि करांजावाला में रह के मैंने एक एसएलपी ड्राफ्ट की थी, एंड बिफोर इट कुड बी फाइल्ड आई केम टू मिस्टर नागेश्वर चेंबर। तो जब मैं यहाँ आया तो वही ब्रीफ यहाँ पे आई सेटलिंग करने के लिए। तो मिस्टर नागेश्वर के हमेशा ये उनका एक एटीट्यूड रहता है कि यू हैव टू कंट्रीब्यूट। आपके पास एक एक्स्ट्रा पॉइंट होना चाहिए जो किसी नहीं सोचा। हम्म, ये हमेशा आपके पास होना है। सपोज कोई बैच मैटर भी है जिसमें 8-10 सीनियर काउंसिल्स अपीयर हो रहे हैं, तो ही वोंट अपीयर जस्ट लाइक दैट। ही लाइक कि मेरे पास कोई एक्स्ट्रा पॉइंट होना चाहिए जो किसी के पास नहीं। हम्म, और वो ऑब्लिगेशन तुम पे एज माय जूनियर टू फाइंड इट आउट, एंड यू डिस्कस विद मी एंड वी फाइंड इट आउट। ये होता था। तो उन्होंने मुझे बुलाया कि पल्लव, वो सेटलमेंट के लिए ब्रीफ आई थी, तुमने कुछ पॉइंट्स ऐड किए क्या उसमें? मैं कहा नहीं सर, मैंने देखा है सर, आई थिंक इट्स फाइन। सो दैट मींस यू आर नॉट स्मार्टर देन द पर्सन हु ड्राफ्टेड इट। मैंने कहा फिर मैं चला गया। फिर करांजल से टीम आई एंड दे ब्रीफ सर। हम्म, तो जो टीम थी उन्होंने बताया कि सर ये पल्लव ने ड्राफ्ट कर लिया। देन ही लुक्ड एट मी, तुमने बताया क्यों? तो दैट वाज द हाँ, प्रेशर टू परफॉर्म इन दिस चेंबर कि भाई आपको एक्स्ट्रा तो कुछ करना ही है, कुछ तो एक्स्ट्रा थॉट तो प्रोसेस। एटलीस्ट एस्टैब्लिश दैट यू कैन नॉट आउटस्मार्ट योरसेल्फ। ये हमने बात साबित कर दी जी। And that's the reason why I'm here, sir, because I have to outsmart my previous self. I mean, यस, the way to यस, look at it is कि भाई that's why I'm here, sir, because I want to grow, I want to be a better राइट, lawyer than I was हम्म, some time back. So उनके चेंबर में ये एक स्टैंडर्ड था कि भाई एक्स्ट्रा, आप एक्स्ट्रा क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जी,
जैसे मैं एक बार एक ब्रीफ लेके गया उनके पास, तो मैंने बोला कि सर इसमें डिफिकल्ट अपीयर्स टू बी डिफिकल्ट ब्रीफ, और कैसे करें उसमें। तो हिज रिस्पॉन्स वाज कि हमारे चेंबर में ये ब्रीफ इससे सेंड नहीं की गई है कि भाई हम ये उनको बताएं कि डिफिकल्ट ब्रीफ है। उनको भी पता है कि ये डिफिकल्ट ब्रीफ है, हुँ, सोल्यूशन निकालना है, इसलिए ब्रीफ इस चेंबर में है। राइट। तो डोंट कम एंड टेल मी कि ये डिफिकल्ट ब्रीफ है, मुझे पता है, बट डू समथिंग अबाउट इट, फाइंड अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। ये आप पे है। तो आपको उसके लिए रात में जगना पड़े, चाहे आप कुछ भी करें, जमीन खोद के निकालें, कुछ भी निकालें, बट आपको उसका सोल्यूशन निकालना है, ये आप पे है। और वो इंटेलेक्चुअल फ्रीडम उनके चैम्बर में थी कि भाई आप पढ़िए, आप पढ़िए, आप पढ़िए, आप सीखिए, आप सोल्यूशन निकालिए। वो एक जो चैलेंज था। और when he would take briefing from us, तो इट्स ऑलरेडी उन्होंने फाइल पढ़ रखी है, तो इट्स अ नो नॉनसेंस टाइम पीरियड कि आप कुछ भी नॉनसेंस बात नहीं कर सकते उनके सामने। हुँ, हुँ, हुँ। तो वो एक एक अलग ही लर्निंग, इट्स लाइक गिविंग एन एग्जाम एवरी डे, ये वाह! उनके साथ वाह! था। तो वो एक बहुत ही अमेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस था। इतनी बढ़िया आपने बात बताई कि हर देखिए हर चेंबर कितना फ़र्क होता है, लेकिन एक्सपेक्टेशन जो होती है वो बराबर होती है अपने कोलीग से, अपने ऑफिस से। और वो एक्सपेक्टेशन है कि जो जस्टिस का जो पूरा सिस्टम है, जो हमारी प्रक्रिया है लोगों को न्याय दिलाने की, उसमें आँच ना आ पाए। मेरे ख्याल से सबसे ज़रूरी बात ये है, चाहे वो नागेश्वर राव साहब हों, चाहे वो भूषण साहब हों, चाहे वो करांजवाला साहब की फर्म हो, कोई भी हो, ये बहुत ज़रूरी है कि वो काम लगातार बढ़ता रहे और जो कॉज ऑफ जस्टिस है, जिसका हम एक बड़े स्मॉल कॉग हैं उस मशीनरी के, उसको हम सुचारू रूप से चलाते रहें। कि आपने इतनी बढ़िया बढ़िया बात की अपनी यात्रा की। अब सबसे नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं जहाँ पे आपने डिसाइड किया कि मुझे सुप्रीम कोर्ट में ही प्रैक्टिस करनी है और वहाँ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनना है। और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड में बता दूं दर्शकों को कि बहुत ही कठिन एग्ज़ाम है हमारे देश का। अगर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, बहुत मेहनत लगती है। सारे लोग क्लियर भी नहीं कर पाते थे एग्ज़ाम को। बहुत ही ब्राइटेस्ट माइंड जो है हमारे देश के, जो बहुत मेहनत कश हैं, जिनकी आपने पल्लव साहब की तो बात सुन के तो समझ ही लिया होगा कि आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं है, आपके एक्यूमेंट में कोई कमी नहीं है, और अब आप ए भी हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एक तो ए की तैयारी जो बच्चे एस्पायर करते हैं ए बनने के लिए कैसे करें, क्या क्या उसके रिक्वायरमेंट्स होते हैं, और ए बनने के साथ साथ जब आप इंडिपेंडेंट हुए तो क्या क्या तब्दीलियाँ आपने पाई अपने जीवन में। अच्छा, मेरा एओआर होने का और इंडिपेंडेंट होने का ऑलमोस्ट साथ साथ ही हुआ, बिकॉज जिस साल मैंने एओआर एग्जाम दिया उसी साल जस्टिस नागेश्वर राव जज बने थे। जी। तो वो एक हुआ, और इंडिपेंडेंट होने के 6-7 महीने बाद ही वो रिजल्ट आ गया, और मैंने वो एग्जाम दिया। जो एओआर एग्जाम की तैयारी थी उसमें ये बिट था कि सिंस मैं वैसे नागेश्वर राव के साथ था, तो सुप्रीम कोर्ट की जो लेटेस्ट केस लॉज हैं या वो हैं, वो तो बाय डिफॉल्ट ही मैं पढ़ लेता था, बिकॉज उनके जी। पास हर तरह की लेटेस्ट बिलीफ्स थे। जो एरियाज ऑफ कंटेस्ट हो रहे हैं, फैन हियरिंग्स हो रही हैं, उसमें वो इन्वॉल्व थे। तो वो मेरे को बेनिफिट जरूर था कि भाई ऑलरेडी मेरा हाफ बिट प्रिपेयर हो गया। और जो बाकी सिलेबस था वो थोड़ा सा तरह की, मिस्टर नागेश्वर थोड़ा सा ट्रैवल करते थे, तो जब वो ट्रैवल करते थे तो हमें थोड़ा सा डे लाइट हो जाता था, तो देन वो टाइम हम लोग पढ़ने के लिए यूटिलाइज करते थे। सो एओ एग्जाम में आई थिंक जो इम्पोर्टेंट बिट होता है, जो बाकी चीज़ें होती हैं वो आप लास्ट के 1-2 महीने में पढ़ लेते हैं, जैसे एथिक्स का हो गया या प्रैक्टिस प्रोसीजर, एथिक्स हो गया या बाकी 2 सब्जेक्ट हो गए। जो जो मेजर सब्जेक्ट होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ही होता है, और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर होता है। जो आई थिंक अगर आप सुप्रीम कोर्ट में अच्छे चेक में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप थोड़ा बेसिक्स आपका वहीं पे आ जाएगा। जी। देन रेस्ट इज अबाउट कि भाई आप एग्जाम में उसको कैसे रिप्रोड्यूस करें, थोड़ा सा मेमोराइज कर लें या क्या कर लें, या रिवाइज कर लें, या अपने आप को अपडेट कर लें कि भाई ये हुआ है। वही बस आपको एक्सरसाइज बचती है। जैसे इन टर्म्स ऑफ जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जाम होता है उसमें शायद 50 और केस लॉज होते हैं, वो आपको पढ़ने होते हैं। तो जो मिस्टर नागेश्वर राव केसेस करते थे उसी में ही वो कहीं ना कहीं रेफर हो जाते थे। जैसे एजुकेशन के मैटर्स हैं तो आप टीएमएफआई वगैरह आप उसी में आप पढ़ लेंगे, तो ऑलरेडी आपको बेसिक्स आ गए। हाँ, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आप और थोड़ी पढ़ लेते हैं। जैसे ही वाज एन एक्सेप्शनली गुड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉयर, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर, सो मेनका गांधी या ये सब ईपी रॉयप्पा वगैरह, ये सब उनके साथ ही आप पढ़ लेते हैं। नॉट ओनली आप वो केसेस पढ़ लेते हैं, बट उनके जो लेटेस्ट वेरिएशंस हैं या वो किन सिचुएशन में वो प्रिंसिपल्स अप्लाई हुए हैं, वो उनके साथ ही आप ब्रीफ करते करते ही आप सीख जाते हैं। कोई भी लेटेस्ट जजमेंट आई है वो आप बाय डिफॉल्ट पढ़ लेते हैं, बिकॉज यू आर सपोज्ड टू यूज इट इन सम अदर मैटर व्हिच इज कमिंग अप टुमारो और डे आफ्टर। तो वो चीज़ फिर मेरे को काफ़ी हेल्प हो गई थी। हाँ, एट द सेम टाइम ये होता है कि सिंस उनका ऑफिस इतना बिजी है कि टाइम कंस्ट्रेंट बहुत होता है, तो अपनी प्रिपरेशन के लिए टाइम निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट समहाउ ऑल इज वेल द फ्रेंड्स वेल, निकल गए, पास हो गए, बच गए। तो यही था। जी।
तो अब आप इंडिपेंडेंट लॉयर भी हैं, आप व्यवहार भी हैं। काफ़ी समय भी मैंने आपका लिया, लेकिन मेरे 2-3 सवाल अभी भी थोड़े से बाकी हैं। इंडिपेंडेंट होना किसी भी वकील का एक तो सपना होता है, ज़ाहिर सी बात है, लेकिन उसके साथ जो चुनौतियाँ आती हैं वो हमेशा वो नेवर एंडिंग होती हैं, क्योंकि दफ्तर भी चलाना है, अगर आपके साथ वकील साहब लोग जुड़े हुए हैं उनकी तनख्वाह भी देखनी है, स्टाफ का भी खर्चा पानी व्यवस्था सब देखना पड़ता है, कोर्ट के सामने फटकार भी खानी पड़ती है, कई बार सराहना भी होती है काम की, तो ये बड़ी सारी परेशानियाँ होती हैं। तो क्या क्या चुनौतियाँ फेस की आपने जब आप अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस सेटअप कर रहे थे? क्या क्या चीज़ आप देखते हैं नाउ दैट यू हैव योर ओन ऑफिस टुडे, कि जब आप इंटर्नशिप्स के लिए एप्लीकेशन देखते हैं, एसोसिएटशिप के लिए आप जॉब इंटरव्यू जब लेते हैं, तो व्हाट आर द क्वालिटीज़, व्हाट आर द ट्रेट्स यू आर लुकिंग फॉर इन अ कैंडिडेट? ये मैं इसलिए खासकर सवाल पूछ रहा हूँ कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, यंग दर्शक हैं, मैं बार बार कहता हूँ, और वो इस चीज़ को मुझे जानना चाहते हैं कि बहुत एक ऐसी गुत्थी कि हर वकील का अलग जवाब होता है इसमें, क्योंकि जैसा आपने बताया हर इंसान अलग है। तो मैं आपसे आपका मत जानना चाहता हूँ कि एक इंटर्नशिप के दायरे से और जॉब के रिस्पेक्ट से आप क्या क्वालिटीज़ देखते हैं? और पहले तो थोड़ा सा कि जब आपने ऑफिस अपना शुरू किया और जो आपकी चैलेंजेस आए वो भी आप उजागर करें हमारे दर्शकों के सामने, और उसके बाद इन दोनों सवालों का जवाब दें। ऑफिस स्टार्ट बहुत रैंडमली हुआ क्योंकि मिस्टर नागेश्वर राव गॉट ऑफर्ड एज अ जजशिप एंड ओवरनाइट ही बिकेम अ जज। तो जी। हमें वो मेरे को वो थॉट सोचने का मौका नहीं मिला कि अच्छा मैं 2-3 महीने बाद करूंगा तो लेट मी स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट अभी से, या लेट मी ट्राई एंड रीच आउट टू पीपल। वो मुझे मौका नहीं मिला, इमीडिएटली हो गया ओवरनाइट एंड आई डिसाइडेड कि ठीक है मैं इंडिपेंडेंट हो जाता हूँ। और ये रियलाइज हुआ कि मैं घर से काम नहीं कर सकता हूँ, तो मेरे को ऑफिस स्पेस तो चाहिए। दैट मच आई आइडेंटिफाइड माई सेल्फ कि मैं ऐसा हूँ कि बहुत लोग मैं जानता हूँ जो आज घर से ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब घर में उन्होंने एक चेम्बर ले लिया है उसी से ऑपरेट करते हैं, दैट्स फेयर, मतलब दैट्स वो लोग कर लेते हैं, बट मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं नहीं कर पाता था। तो मैं रियलाइज हुआ कि मुझे घर से तो निकलना है, घर पे तो मैं नहीं रह सकता, मैं घर पे रहूंगा तो मैं घर पे ही रह जाऊंगा, बाहर नहीं जाऊंगा। तो ऑफिस स्पेस था, तो उस टाइम पे कुछ काम था नहीं ज्यादा, तो ऑफिस जाते थे, बैठते थे और आ जाते थे, जी। यही प्रोसेस था, यही था। फिर धीरे धीरे रेफरेंसेस आने शुरू हुए। फिर जैसे एक मेरे पास मैटर आया पटियाला हाउस में जिसमें स्टे का था। तो ऑब्वियसली यंग काउंसिल थे, स्टार्टआउट थे, तो मनी वाज नॉट एन इशू इन द सेंस कि भाई ब्रीफ दे दो कर लेंगे, अ, जो भी आप बाकी पकड़ोगे वो आपकी श्रद्धा है, बट ब्रीफ होनी चाहिए। तो वो उन्होंने एक सोसाइटी थी उसमें इलेक्शंस को लेके इशू था, तो वो मेरा फर्स्ट ब्रीफ था। और वो ब्रीफ ऐसे आया था क्योंकि जिन्होंने भेजा था वो किसी कंपनी में इन हाउस काउंसिल थे, उन्होंने मुझे कभी मिस्टर जयंत जोशी के साथ अच्छा काम करते हुए देखा कि ये अच्छा, जी। तो उन्होंने इस क्लाइंट को रेफर किया कि भाई ये अच्छा लड़का है, इंडिपेंडेंट हुआ, इसको आप एक बार मौका दो। तो उनके लिए फिर मैं बहुत ही ज्यादा कहते हैं ना कि ईगो इशू था 3-4 लोगों के बीच में, तो बहुत ही वेल कंटेस्टेड मैटर था। और लकीली मेरे को स्टे मिल गया मेरे क्लाइंट के फेवर में। तो उसके बाद अदर साइड सेटल द मैटर विद माय क्लाइंट और सूट वाज इवेंचुअली। बट जब वो विड्रॉ हुआ तो जो अदर साइड थी वो उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि वी वांट यू टू बी आवर रिटेनर काउंसिल, बिकॉज़ जी। हमारी सोसाइटी में ऐसे फंक्शन करते हैं और हमने आपको कोर्ट में देखा है, वी वांट यू रिटेनर काउंसिल। So that was like my first conversion from one client to another. तो फिर उनके साथ 1 साल रहा, फिर से उनके साथ उनके इलेक्शंस हुए, फिर से वो झगड़ा हुआ, फिर से वही मतलब न्यू पीपल लिटिगेशन हुआ फॉर द सेम सोसाइटी। फिर उन्होंने परफॉर्म करते देखा तो अदर साइड थी, उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि नाउ व्हाई डोंट यू बिकम आवर काउंसिल। हम्म। तो वहां से फिर 1 के 2, 2 से 4 ऐसे करके स्टार्ट हुआ। फिर धीरे धीरे इधर उधर से मतलब वही कि मतलब कुछ लोगों को पहले से रेफर कर दिया कि भाई ठीक है आप अंडर इंडिपेंडेंट, शायद कुछ फेवरेबल व्यू होगा उसने मैटर्स नहीं किए। जी। कुछ लोगों से ऐसे कन्वर्जन हुआ कि किसी ने देखा कोर्ट में तो अच्छा लगा तो देख लिया। तो ऐसे करके वन थिंग लेड टू अनदर। फिर एक चीज ये होती है कि यू गेट अ लॉट ऑफ रेफरेंसेस फ्रॉम योर को काउंसिल्स, बिकॉज हर लॉयर हर जगह नहीं हो सकता और हर लॉयर जी। हर एरिया ऑफ लॉ प्रैक्टिस नहीं कर सकता। तो that worked in my favor, and that's what my advice is to first generation lawyers and young counsels कि आप ये जैसे आपने शायद किसी को ये बात बताई थी, मैंने आपके किसी इंटरव्यू में यही पढ़ा था कि किसने जूनियर ने आपसे पूछा था कि सर क्लाइंट कैसे बनाते हैं, जी। तो आप उसको बोला था कि लुक, आप आपको जो आसपास लोग दिख रहे हैं
वही सारे आपके क्लाइंट्स हैं। जी। तो दैट्स एग्जैक्टली हाउ इट एक्चुअली वर्क्स इन रियलिटी। I get a lot of matters and lot of references from other lawyers, not just the fact कि मैं AWAR हूँ तो हाई कोर्ट से मैटर्स आते हैं सुप्रीम कोर्ट, बट दिल्ली में भी विद इन दिल्ली ऑल्सो बहुत सारे मैटर्स क्रॉस रेफरेंसेस से आते हैं। ये एरिया ऑफ लॉ मैं नहीं करता, आप कर लो, या मैं इस कोर्ट नहीं जाता, आप जाते हो तो आप चले जाओ, जी। एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दूसरी सिटीज में जो लॉयर्स हैं वो आपको भेजते हैं। सो अ लॉट ऑफ इट वर्क लाइक दैट। आई तो आज भी बहुत रेफरेंसेस बाकी लॉयर्स से आते हैं मैटर्स में, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स आउट फॉर मी। एंड ऑफ कोर्स जब धीरे धीरे चेन एस्टैब्लिश हुई है तो अब ऑब्वियसली डायरेक्ट क्लाइंट्स भी बन गए हैं, कुछ कॉर्पोरेट क्लाइंट्स बन गए हैं, जी। मिक्स एंड मैच एक्सेट्रा, बट दैट्स हाउ आई स्टार्टेड ऑफ। ये इतनी आपने अच्छी बात रखी कि अपनी कई बार मैं एडवर्टाइजिंग तो नहीं कहूँगा, लेकिन जब हम कोर्ट में आर्ग्यू करते हैं हमारे पीछे जो लोग बैठे होते हैं उनको तो हम देख नहीं पाते बिकॉज बैक इज़ फेसिंग देम, और आगे हमारे जज साहब होते हैं जिनके सामने बहस चल रही होती है। और पर कई बार अगर बहस अच्छी हो तो प्रशंसा भी मिलती है, उससे क्लाइंट भी बनते हैं, वकील भी आपको जानना शुरू करते हैं। और जैसा कि आपने बहुत सही बात रखी कि हर वकील हर फोरम में नहीं मौजूद हो सकता, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोफेशन हम लोगों का, बहुत तरह तरह की प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं, चाहे वो ट्राइब्यूनल्स में आर्ग्यूमेंट्स हों, चाहे वो ट्रायल कोर्ट्स में हो, हाई कोर्ट में हो, सुप्रीम कोर्ट में हो। मतलब न्याय दिलाने का अंत नहीं है हमारे देश में, क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पर जूझ रहा है। तो काम की कमी नहीं है, बशर्ते ये कि आपको वो काम करना आना चाहिए। ये बात आपने रखी। इससे मेरा दूसरा जो जुड़ा हुआ सवाल था पल्लव आपके लिए, वो ये है कि जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं इंटर्नशिप्स के लिए, जॉब के लिए, उनमें आप क्या क्वालिटीज़ देखना चाहते हैं बिफोर एब्जॉर्बिंग देम इन योर प्रैक्टिस? So first and foremostly is the attitude that matters, not the aptitude. आपने भले कितने मूड कोर्स जीते होंगे, अगर आपके पास लर्निंग एटीट्यूड नहीं है, आपके पास ईगरनेस नहीं है काम करने के लिए, तो आपको काम देना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। यू हैव टू बी एन ईजी पर्सन। आप ऐसे होने चाहिए जो ईगर टू लर्न हैं, और आप सीखना चाहते हैं काम। आप अपने आसपास जो आपके लॉयर्स हैं, आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। आप बोलते हैं जैसे मेरी मैं अब बीच में आई हैड अ सीरीज ऑफ वेरी वेरी गुड इंटर्न्स, तो उन सब में एटीट्यूड ये था कि वो खुद ही मॉर्निंग मुझे मैसेज करते थे कि सर डू यू हैव एनी वर्क फॉर मी, डू यू हैव एनी वर्क फॉर मी। मैं रिमोट इंटर्नशिप्स में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है इंटर्न्स का कोऑर्डिनेट करेक्ट। करना, बिकॉज आप ऑलरेडी बहुत बिजी होते हैं, आप एसोसिएट से हम्म। कोऑर्डिनेट कर होते हैं, client से भी, कोर्ट से भी। बट वो जो इंटर्न थी वो मुझे रोज दिन में 3 बार मैसेज करती है, सर डू यू हैव एनी वर्क फॉर मी। मैंने कहा ठीक है, इफ शी इज शोइंग ईगरनेस लेट मी सेंड सम वर्क। आई टुक टाइम आउट एंड आई सेंड द वर्क, एंड शी डिड अ गुड जॉब। तो शी वाज वेरी थरो, उसने इमीडिएटली टाइम बाउंड मैनर में रिवर्ट किया, एंड शी डिड अ गुड जॉब, एंड आई न्यू कि उसने अपनी तरफ से मेहनत करी है जी। एज एन इंटर्न। आप सब कुछ तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट उसने अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी है। आई रियलाइज कि शी कैन बी गुड एसेट फॉर माय ऑफिस, कि मैं इतनी हेल्प दे सकता हूँ उससे। तो आई थिंक दैट्स अ लेसन दैट शी हैज टॉट me and anybody else who's listening to it, कि you have to show your eagerness to take work, कि नहीं आप काम दीजिए, मैं मेहनत करने को तैयार हूँ, मुझे सीखना है। वो एटीट्यूड होना चाहिए। और हमने भी यही एटीट्यूड रखा था जब हम सीनियर्स के जूनियर्स थे, कि जी। अगर आप नहीं भी मेहनत करेंगे तो यू कैन एग्जिस्ट इन सम चेम्बर, आप कर सकते हैं, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। बट यू हैव टू टेक द इनिशिएटिव, यू हैव टू से कि सर बताइए कहाँ आपकी हेल्प कर सकते हैं। हम्म। आपको कोई जैसे एक मिस्टर जैन भूषण के हमारे साथ हुआ था कि एक ब्रीफ थी, आर्बिट्रेशन की ब्रीफ थी, बहुत बड़ी ब्रीफ आई थी, और उन्होंने नहीं बोला था कि भाई तुम पढ़ो ये ब्रीफ, क्योंकि अभी शायद ब्रीफिंग आनी नहीं थी, बट मैं था, मैंने उठा के पढ़नी शुरू कर दी ब्रीफ को, हम्म। और मेरे को मजा आया, मैंने कमांड ले लिया उस ब्रीफ को। तो जब ब्रीफिंग आई, तो जो ब्रीफिंग काउंसिल थी उन्होंने एक चीज शायद गलत बोल दी कि एप्लीकेशन क्लॉज में ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ। तो मैंने इमीडिएटली बोला कि सॉरी सर, सॉरी टू इंटरप्ट, बट एप्लीकेशन क्लॉज में ये नहीं, ये है, आप इस पेज पे देख लीजिए, ये चीज लिखी है। तो उन्होंने बोला कि यार आप, तो मैं दूर बैठा हुआ था ब्रीफिंग में, तो उन्होंने बोला कि तुम यहाँ आके बैठो। हम्म। तो इनिशिएटिव इज आपके ऊपर है कि आप कितना इनिशिएटिव लेते हैं, क्योंकि जी। सीखना तो आपको है। आप नहीं भी इंटर्न करेंगे, वो ऑफिस तो चल ही रहा है, आप नहीं काम करोगे कोई और कर लेगा। बट और ये भी है कि अगर आप अच्छे से काम करोगे तो सामने वाला अप्रिशिएट भी करता है। एब्सोल्युटली। अब जो इंटर्न्स जो मेरे साथ अच्छा काम करते हैं, फिर वो हमेशा के लिए दे गेट दैट एंटाइटलमेंट कि वो मेरे पास आ सकते हैं कि सर हम आपकी हेल्प चाहिए। जी। वो उनका एक हक बन जाता है। हाँ। मतलब एज अ मेंटोर, दे आई हैव हैव अर्न दैट, दैट राइट। जी। जी। they've earned that right, because I know they're hardworking people। वो भी उसी पोजीशन में जब मैं कभी था, अगर उस टाइम मेरे को कोई गाइड करने वाला नहीं था, तो एटलीस्ट आई कैन डू द लीस्ट आई कैन डू इज गाइड देम, जी। कि भाई आओ। मैं जैसे तो वो जो इंटर्न थी उसने किया, और शी स्टक अराउंड विद मी एंड शी रियली हेल्प मी इन मैटर्स, एंड आई सेड, उसने बोला, मैंने बोला कि आपको हाउ कैन आई हेल्प यू,
हुँ, तो उसने बोला कि सर एक लॉ फर्म इंटर्नशिप लगा दीजिए। सो आई सेड ओके आई विल ट्राई माय बेस्ट, आई कैन गारंटी, बट जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं जो लॉ फर्म्स में काम करते हैं मैं आप लगवाऊंगा टेंशन। हुँ, 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 तो इनिशिएटिव आपको लेना है, आप सीखिए। आप शुरू में ही एटीट्यूड के साथ आएंगे कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, मैं घर जा रहा हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ, तो या आप इजी टू आर्ग्यू नहीं है या आप इजी टू डील विद नहीं है, तो फिर आपके साथ में कैसे काम करेगा कोई। तो ये एक मुझे लगता है कि आपका एटीट्यूड जो है वो मैटर करता है। आप आप ऑलरेडी एरोगेंट होके आएंगे तो आपसे कोई डील नहीं कर पाएगा। मतलब इफ यू थिंक कि भाई मैं तो अमरचंद से नीचे बैठूंगा ही नहीं कहीं, हुँ, बट आपके यहाँ इंटर्नशिप करने आ गया, तो मैं बोलूँगा कि भाई फिर आप अमरचंद भी जाइए, हमको नहीं काम करिए, जी, मेरे पास क्या करना है। हाँ, अगर आप बोलेंगे सर सीखना है, तो मेरे साथ तो ये हुआ है कि जो मेरे पास अच्छे अच्छे इंटर्न्स आए हैं, दे हैव एक्चुअली ड्राफ्टेड पिटिशंस फॉर, मतलब फॉरगेट डूइंग सम इंटर्न जी, वर्क कि भाई सिर्फ ये करो वो करो। अब मेरे को याद है एनयू जुप्पो से एक स्टूडेंट आई थी, शी वाज अ जेसप मोटर एंड शी वाज वेरी वेरी शार्प एंड शी एक्चुअली sat with me and drafted the writ petition which was filed challenging some constitutionality of some provision. तो मेरे साथ तो ये रहता है कि भाई आई एम अ स्मॉल चेंबर, मतलब आई हैव अ टीम एंड आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर गुड हैंड्स। आई जी, एम ऑलवेज, अगर मेरे पास आपके लिए ड्राफ्टिंग काम भी नहीं होगा तो मैं सिंपल बोल दूंगा कि आज का लेटेस्ट केस लॉ पढ़ लो सुप्रीम कोर्ट का, मुझे ब्रीफ कर दो हुँ, कि क्या हुआ है उसमें। तो आई ऑलवेज हैव वर्क। तो इट्स ऑन यू कि आप आके मुझे असिस्ट करो या अच्छा काम करो। आप करोगे तो वट एवर आई कैन डू फॉर यू मैं आपके लिए करूँगा, बट एटीट्यूड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। जी, एटीट्यूड होना चाहिए। जी। ये आपने बड़ी अच्छी बात रखी कि मदद पाने के लिए मदद करना भी ज़रूरी है और ऐसा कई बार मैं देखता हूँ आज के बच्चे शिकायत कर लेते हैं कि सर हम इंटर्नशिप तो कर रहे हैं लेकिन जहाँ करते हैं वहाँ सिर्फ रिसर्च वर्क मिलता है। पर वो ये बात भूल जाते हैं कि लॉ की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें सबसे ज़रूरी काम रिसर्च है। अगर आप रिसर्च नहीं करेंगे, रीड नहीं करेंगे, जजमेंट्स को समझेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो आप ना तो अपने सीनियर्स को असिस्ट कर पाएंगे, इर्रेस्पेक्टिव कि आप फर्म में काम कर रहे हैं, कि आप चेम्बर में काम कर रहे हैं या आप इन हाउस हैं। पढ़ाई तो आपको करनी पड़ेगी, आप पढ़ाई से नहीं भाग सकते। ये तो एक प्रॉब्लम है हमारे प्रोफेशन की कि पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा, बाय डिफ़ॉल्ट मोड में आपको पढ़ना पड़ेगा। एक तो ये, दूसरा मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ क्योंकि अब सत्र के समापन की तरफ आ रहे हैं कि 2 साल से तकरीबन अब हम लोग संक्रमण से जूझ रहे हैं, पैंडेमिक का दौर चल रहा है दुनिया भर में और हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहल की, वर्चुअल कोर्ट हेयरिंग्स की, धीरे-धीरे हमारे हाई कोर्ट्स भी इस पे कुछ काम कर रहे हैं। ट्रायल कोर्ट भी बेचारे किसी तरीके से कोशिश कर पा रहे हैं इसको आत्मसात करने की, लेकिन जो एक लास्ट माइल अवेलेबिलिटी है ऑफ जस्टिस के रीच होने की, वो कहीं न कहीं मुझे लगता है अभी शायद पूरी नहीं हो पाई है। कुछ हो सकता है वक्त लगे जुडिशरी को इसमें आने का, लेकिन मैं आपका और आपकी राय जानना चाहता हूँ कि वर्क फ्रॉम होम और वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हियरिंग क्या आप पक्ष में हैं कि विपक्ष में हैं, एंड गोइंग फॉरवर्ड हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ वर्क फ्रॉम होम एंड वर्चुअल हियरिंग्स? मुझे लगता है कि वर्चुअल हियरिंग इज अ वेरी गुड टाइम सेवर एंड एक तरह से इट्स अबाउट अडेप्टिंग टू द सर्कमस्टेंसेस। ये है और आप अडेप्ट करिए, और बाकी कोर्ट्स में बाहर तो होता ही है ये। अब नेशनल कमीशन ऑफ आर्बिट्रेशन में तो काफी हियरिंग्स आपकी वर्चुअली होती है, सिर्फ क्रॉस एग्जामिनेशन वगैरह के लिए ही आप फिजिकली पूरा करते हैं। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड टाइम सेवर आपके लिए, बिकॉज बिग सिटीज में क्वालिटी ऑफ लाइफ का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आप रोड पे बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, ट्रैफिक में जी, स्टक आप बहुत टाइम, आपकी जिंदगी के 2 घंटे तो सिर्फ रोड पे ही निकल जाते कम से कम, जी जी। हैं, कम से कम। और आप हमारा दिन सोचिए कि हम पहले घर से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पहुंचे, फिर वहां से कोई पटियाला हाउस या साकेत भागे, फिर वहां से वापस हाई कोर्ट आए, वहां से वापस सुप्रीम कोर्ट आए, ये सब आपने किया। फिर आप ऑफिस पहुंचे, आपने लंच वगैरह किया, फिर एकदम से किसी सीनियर को ब्रीफ करने का टाइम हो गया, फिर आप बैग लेके भागे उस सीनियर के ऑफिस में। कुछ सीनियर तो पास है, कोई सीनियर दूर है, तो वो फिर आपने रोड पे टाइम स्पेंड किया। हम्म, तो ये सब आपका टाइम बहुत सेव हो गया, विच यू कैन doing invest in doing more work. जी, And if you're not doing work, at least spend time with your family or you're doing other things, तो आपको वही हम्म, जिंदगी में सारा टाइम मिल गया। हम्म, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर आप ट्राइब्यूनल्स को कुछ कुछ देखें तो जैसे CERC है या एप्पल है, मुझे लगता है कि वो बहुत ही स्मूथली काम कर रहे हैं यूजिंग दिस वर्चुअल इंटरफेस। जैसे मैंने एक मैटर आर्ग्यू किया था अगस्त 2020 में CERC के सामने, इट वाज अ वेरी हाई स्टेक्स मैटर, उसमें फोर्स मेजोर का इशू था। और अदर साइड काउंसिल आर्ग्यूड फॉर 1.5 2 hours, फिर मैंने 2 घंटा आर्ग्यूमेंट करी उसमें। इट वाज अ वेरी स्मूथ प्रोसेस, स्क्रीन शेयरिंग थी, कोई भी केस लॉस है आप स्क्रीन शेयरिंग में दिखाइए, ब्रीफ आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, एग्जैक्ट पेज नंबरिंग थी, सब कुछ था। तो एवरीथिंग वेंट ऑन वेरी वेरी स्मूथली। अब फाइलिंग्स भी ऑनलाइन हो गई हैं आपकी, आपको जी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप बैठे बैठे रात को 12 बजे भी फाइलिंग कर सकते हैं। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग टू अडेप्ट टू टेक्नोलॉजी। बट येस, वन टू थिंग्स आई वुड से कि हाँ सुप्रीम कोर्ट में बेटर हो सकता है इंटरफेस,
Supreme Court में I think it faces a lot of hurdles in conducting this. So I think it can learn from the tribunals and High Court जहाँ पे और smoothly ये process होता है पूरा. एंड नंबर टू आई वुड से इसकी हाँ कुछ लिमिटेशन ये होती है कि हाँ फाइनल हियरिंग है, बड़ा है, बैच मैटर है, या कुछ मैटर्स में आप फिजिकल ही करना चाहते हैं, सो दोस केसेस फिजिकल ऑप्शन होना चाहिए. गोइंग फॉरवर्ड आई बिलीव दे बोथ सिस्टम्स हैव टू कोएग्जिस्ट, कि अगर आप वर्चुअल करना चाहें तो आप बीच में हाई कोर्ट में हो गया था लास्ट ईयर आई थिंक कि एक काउंसिल वर्चुअली अपेयर हो रहा है और एक काउंसिल फिजिकली अपेयर हो रहा है. आई थिंक दैट्स अगर ये चीज आप स्मूथली कर पाए तो आई थिंक दैट विल बी फैंटास्टिक. कि जी यू गेट अ चॉइस कि आप कैसे करना चाहते हैं. अगर आप कोर्ट आना चाहते हैं मोस्ट वेलकम आइए, अगर आप वर्चुअली भी करना चाहते हैं तो डू इट वर्चुअली. सो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड जो हमने अभी टेक्नोलॉजी अडेप्ट की है उसको नजर में रखते हुए आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड वी शुड नॉट लीव आउट दिस. जो हमने सीखा है अडेप्ट किया है अपने को फोर्सफुली किया है वो वॉलंटरली होना चाहिए. जहाँ तक लास्ट माइल की बात है तो वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि ट्रायल कोर्ट्स की फंक्शनिंग में हर्डल्स तो आई हैं, बट ये भी हुआ है एट द सेम टाइम कि स्मॉल टाउन्स में कोविड इतना था नहीं तो वापस ओपन हो गए ट्रायल कोर्ट्स स्मॉल जी टाउन्स में. बट हाँ ये तो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि वो इंटरनेट को और ऐसी फैसिलिटीज को कोने कोने तक पहुंचाएं, ताकि अगर इंडिया के किसी भी कोने में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग सुनना चाहता है तो ऑल ही नीड्स इज अ फोन. फोन राइट पे ऐप डाउनलोड करे और वो वॉच कर सकता है. उससे ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ती है. बहुत बार क्लाइंट्स ट्रैवल नहीं कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कुछ देखने के लिए. सो आई थिंक वो कोर्ट में बैठ के देख सकते हैं कि मैटर में एक्चुअली हो क्या रहा है. आज सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट है, हर कोर्ट की वेबसाइट है, आपका ई कोर्ट सिस्टम हो गया है. कोई भी वकील ये नहीं बोल सकता आज क्लाइंट को कि मैंने आपका मैटर फाइल कर दिया, जो पहले हुआ करता था कि क्लाइंट को जी पता ही नहीं कि क्या चल रहा है. आज के में ट्रांसपेरेंसी आप सुप्रीम कोर्ट करते हैं, क्लाइंट्स आल्सो क्लेवर, वो भी आज क्रॉस चेक करते हैं कि सर जी फाइल हुआ नहीं राइट हुआ ये जी ये है. तो दैट वे आई थिंक इट्स एन एक्सीलेंट मतलब ब्लेसिंग इन डिसगाइज हुआ है कि कोरोना है और वी आर फोर्स्ड टू अडैप्ट टू वर्चुअल सिस्टम. गोइंग फॉरवर्ड हमें उसको थ्रो अवे नहीं करना चाहिए. आई थिंक वी शुड फाइंड अ वे टू म्यूचुअली एक्सिस्ट एंड सी कि दोनों सिस्टम साथ साथ चल रहे हैं. जी थैंक यू सो मच पल्लव जी, आपने आज इतनी बढ़िया बढ़िया बातें की, अपने जीवन गाथा को हमसे साझा किया, अपने आपने पूरे कानून की जो यात्रा रही उसका संघर्ष आपने बताया, बच्चों का मार्गदर्शक किया. जाते आते जैसी हमारी परंपरा है इस चैनल की, हम हमेशा क्लोजिंग कमेंट्स मांगते हैं अपने अतिथियों से, और ये कहते हैं कि क्लोजिंग कमेंट जब मैं यूथ के लिए कहता हूँ तो मेरा मतलब सिर्फ जवान लोगों से नहीं, मेरा मतलब उन लोगों से भी यू आर लाइक अस, यंग एट हार्ट एंड यंग इन माइंड, तो उनके लिए दो शब्द हैं. आई वुड जस्ट से कि जैसे हम बहुत ये बोलते हैं, आप भी बोलते हैं कि भाई ये मैराथन है लिटिगेशन और यू नो इट्स अ लॉन्ग, बट मैं ये बोलता हूँ कि शायद ये रेस ही नहीं है. इट्स अबाउट फाइंडिंग योर ओन नीश एंड बीइंग हैप्पी अबाउट इट. आपका अपना चेंबर है या फर्म है, आप उसमें यू हैव अ टीम ऑफ योर्स, आप उसमें जॉब कर्स भी सारी हैं, उसमें अच्छा काम कर रही है, गिव योर बेस्ट इन एवरीथिंग. यही अपने में एक चैलेंज होता है. एंड एट द सेम टाइम यू नो बी हैप्पी इन योर लाइफ. आई थिंक जो टारगेट हम लोग का होना चाहिए, जो मैंने सीखा है इस पैंडेमिक से, वो यही है कि ट्राई टू बी हैप्पी इन योर लाइफ. जो अपनी आपकी लिटिगेशन में बहुत स्पेस है, जैसे बोलते हैं ना कि इट्स गैंजेस, इट्स फुल ऑफ वाटर. तो क्लाइंट्स की कमी नहीं है, ब्रीफ की कमी नहीं है. आप अपना अच्छा काम करते रहिए, आपके पास काम आता रहेगा. आप अपना नीश कार्व आउट करिए, उसमें मेहनत करिए, अच्छा परफॉर्म करिए. जो आपने शुरू में वर्ड्स यूज किए थे, कनेक्टिंग द डॉट्स, जो स्टीव जॉब्स की फेमस स्पीच है, जी स्टैनफोर्ड टाउन स्पीच, उसमें मैं बहुत मानता हूँ कि भाई अपने आप डेस्टिनी आपको ले जाती है. लेकिन एट माई ओन लाइफ ऑल्सो आई बिलीव कि लॉ में जाना मेरी एक डेस्टिनी था. मैंने नहीं सोचा था कि मुझे मैं लॉ में कभी जाऊंगा. बट तो आई थिंक लाइफ टेक्स यू ऑल यू टू डू इज की कीप वर्किंग हार्ड and be kind to people around you. अपने आप things work out. So I think this is the lesson I would want to, so that you don't take that mental stress of performance and running a race. अपने आप की जो ब्रीफ है उस पर आप अच्छा काम करिए, जो आपकी डेस्क पे मैटर है उस पर अच्छा काम करिए. जैसे बोलते हैं ना लिव इन द मोमेंट, जैसे जी क्रिकेट में बोलते हैं कि जो नेक्स्ट बॉल आ रही है बस उसी पे फोकस करिए, उसी पे अच्छा करिए. अपने आप आपकी इनिंग्स बिल्ड हो जाएगी. सो आई थिंक दैट्स द मंत्र आई वुड लाइक टू शेयर विद एवरीबॉडी. जी थैंक यू सो मच अगेन पल्लव, आपने आज इतनी सारी हमसे बातें की, और जैसा कि मैं हमेशा अपने प्रोग्राम के अंत में कहता हूँ लोगों से कि हमारी कोशिश है ये इस चैनल के ज़रिए कि आप तक लीगल जगत के उन प्रसिद्ध चेहरों को लेकर आएँ, उनकी यात्रा आप तक आपके सम्मुख रखें, जिससे आप भी सीखें, हम भी सीखें.
दुनिया में थोड़ी-सी पॉज़िटिविटी बढ़े, हमारे देश में जो लीगल अवेयरनेस है वो और होनी चाहिए, लोगों को अपने कानूनी हकों के बारे में पता होना चाहिए, उनको वकीलों की यात्रा के बारे में पता होना चाहिए, उनको हमारी जुडिशरी की कहानी पता होनी चाहिए, कितनी मेहनतकश एक इंडस्ट्री है हमारी, कितनी मेहनत लगती है कि इसको पढ़ने में, उसको बनाने में, उसको कोर्ट्स के सामने रखने में और कोर्ट्स को फिर वो मैटर डिसाइड करने में। तो जितना सरल लोग समझते हैं फ़िल्में देख के या टीवी के कुछ सीरियल देख के उतना आसान नहीं है। इसमें बहुत मंथन लगता है, बहुत चर्निंग होती है, बहुत सोच-विचार होता है और जो पूरी प्रक्रिया है अपने आप में बहुत ही मैं समझता हूँ खूबसूरत और फलदायी प्रतिक्रिया है। आज के इस एपिसोड को यहीं समाप्त करेंगे, लेकिन समाप्त करने से पहले एक हमारी छोटी-सी एक गुज़ारिश रहती है अपने सभी दर्शकों से कि अगर आपको हमारा चैनल समझ आता हो तो उसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारी बातें औरों तक भी पहुँचे और आप तक, जैसा कि इसमें अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, दूसरों पे भी इसका अच्छा प्रभाव पड़े। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू सून। थैंक यू सो मच, थैंक यू।